कुछ हमारे कल भी थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको यह समझना होगा। प्रथम सुख निरोगी काया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। तो ये जो कथन है ये बहुत प्राचीन कथन है, पर उसका आधार क्या है? कथन सत्य है, पर कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए आधार को भी खोजना होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने का आधार है जो आहार है, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो आहार के अंतर्गत आता है। तो उस आहार का आधार है यह धरा, यह धरती। हम जो खाते हैं पैदा तो धरती में ही होता है। तो यदि हम उस धरती का ध्यान न रखेंगे, कल भी आपने समझा सीखा, जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, बाकी सब लोग हैं, कि धरती माँ है। माँ वस्तुतः वह जीवंत है, वो सजीव है, इसलिए वो माँ है। धरती मृत चीज़ नहीं है, जीवंत है, वहाँ पर जीवन है। वो धरती में जीवन है, इसीलिए धरती से हमको जीवन मिलता है। इसको हमें समझना होगा। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस धरती के जीवंतता को बनाने के लिए, यानी धरती की आयु को बढ़ाने वाले काम हम करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। तो यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा तो आपने सुना था। तो बोना कहाँ है? कर्मफल सिद्धांत के लिए तो लागू होता है कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतेंगे, पर धरती के लिए भी ये बात लागू है। जैसा धरती में बोओगे, बोने से तात्पर्य दो चीज़ है, एक तो पदार्थ बोओगे वही काटोगे, दूसरा पदार्थ को पैदा करते समय जिस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या दूसरे तरह के जो पदार्थ हैं उनको डालोगे, उसके साथ में धरती वापस लौट आएगी। तो आज हम विविध तरह के केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, न जाने क्या क्या चीज़ें डाल करके धरती माँ को हम तड़पा रहे हैं। वो बोल नहीं रही है, परंतु दंड तो पूरा ही दे रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारी गलती से, हमारी त्रुटि से, हमारी किए हुए बदमाशी और एक तरह से कहें कि हमारी चालाकी का जो परिणाम है वो आगे आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हैं। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में है, माँ ने जो दूषित अन्न का सेवन किया उसका प्रभाव उस बच्चे के पेट में है। यानी कि हम न केवल धरती को समाप्त कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों को भी ख़त्म कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी तो कट जाएगी, पर आने वाली नस्लों का क्या होगा, इसकी चिंता कौन करेगा? भाई हम तो ठीक है, हमारी तो नस्ल बढ़ेगी नहीं, हम तो इस दुनिया से बाबा जी बन गए इस जन्म के लिए, तो तुम्हारी तो बढ़ेंगी। तो अपने लिए न सही, अपने नस्लों के लिए भी आप सोचें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचें, आने वाली वंश के लिए भी सोचें। तो यह संभव है सिर्फ धरती को बचा करके। तो उस धरती को बचाने के क्षेत्र में, क्योंकि पतंजलि को विविध रूपों में देश और दुनिया के लोग जानते हैं, सबको पता है कि पतंजलि योग के लिए काम करता है, पतंजलि आयुर्वेद के लिए काम करता है, पतंजलि में विविध तरह के शिक्षण संस्थान हैं, पतंजलि में अनुसंधान संस्थान है, पतंजलि के पास लाखों कार्यकर्ता हैं समर्पित जो काम करते हैं। पर फिर भी थोड़े लोगों को पता है कि पतंजलि जितना ही दूसरे कार्यों के लिए गंभीर है, जितने कार्यों के लिए वो सीरियसली काम कर रहा है, उसी तरह से गंभीरता के साथ कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा कार्य कर रहा है। तो इसके माध्यम से जितने भी हमारे विद्वज्जन यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि आपको जीवन भर अपने उसी क्षेत्र में काम किया है, उन्हीं क्षेत्रों के संबंधित संस्थानों में, उन कार्यों में, संगोष्ठियों में, अनुसंधानों में आपको सहभागी होना है। तो यहाँ आकर के यही था कि आप एक बार देख लेंगे। कई बार क्या होता है कि सुनी हुई चीज़ें थोड़ी दूर की होती हैं, कई बार जो है ना वो आवाज़ पहुँचते पहुँचते परिवर्तित होकर के पहुँच जाती है। ध्वनियाँ जो है ना, जो गूंजती होती है ध्वनि और कुछ, सुनाई और कुछ पड़ती है, पर जब आँखों से देख लेते हैं तो फिर वो ध्वनि की जो सही उत्पत्ति वाली जगह को देखने पर सही सही बोध हो जाता है। तो हमेशा के लिए फिर वो स्थायी हो जाती है चीज़ों को।
इसलिए आज हमने निवेदन करके आपको यहाँ पर आमंत्रित किया, विशेष करके हमारे आदरणीय डॉक्टर मेहता जी जो अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ में चोट लगी थी, पीछे हाथ में कि पैर में, कहाँ लगी थी, कंधे में। वो फिर भी मेरे को संकोच हुआ फ़ोन करने, पता चल रहा बाबा जी अपने, बोले गाड़ी में चलने लायक नहीं तो बोला ट्रेन में चल रहा हूँ, ट्रेन में चलने लायक नहीं तो पैदल ही चल रहा हूँ। तो अनवरत कर्मयोग में निरत हैं। तो ऐसे अभी हमारे शर्मा जी भी सब यूके यूएस से पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए। हमने कहा शर्मा जी आ जाओ, ज़रूरत है, दोबारा पहुँच गए। तो ये आप लोगों के बदौलत ही हम ये बड़ा कार्य कर पा रहे हैं। तो आपसे यद्यपि हम कई लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं, परंतु आपकी कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए हुए कार्य का जो प्रभाव है उसका परिणाम यहाँ पर अनुसंधान हो रहा है। यानी मैं उसको कहूँ कि आपके हृदय में जो भाव है, जो आप धरती को देखना चाहते हैं, जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो अनुसंधान देखना चाहते हैं, यानी चाहत आपकी है, प्रयास हमारा है। तो हम भिन्न कुछ कर नहीं रहे हैं, हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय में संवेदनाएं, भावनाएं या विचार उठ रहे हैं। तो यही प्रयास यहाँ पर हो रहा है। तो लगभग हम लोगों ने विधिवत, यद्यपि हमारा तो पतंजलि का प्रारंभ ही बचपन से ठीक है, किसानों के परिवार में सदैव स्वामी जी हम लोग पले बढ़े। तो खेती कैसे होती है, हल कैसे जोतना है, स्वामी जी को बैल ऊँट के हल चलाने आते हैं, मुझे बैलों के हल चलाने आते हैं। तो हम तो वहाँ से शुरू हुए। तो शुरू होने के बाद में पतंजलि भी प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में, अभी सभी बच्चों को, सभी चिकित्सक हैं, कर्मयोगी, उनको सुनने की बात है कि जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हमने 1995 5 जनवरी को की। यानी पतंजलि संस्थान का जो विधिवत प्रारंभ है वो 95 में ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होकर के प्रारंभ होता है। होते ही अभी भी मैं वहीं उसी परिसर में रहता हूँ जहाँ हमने इस सभी सेवा कार्यों को प्रारंभ किया था। कनखल में वह दिव्य योग मंदिर के रूप में अब जाना जाता है। पहले उसको विश्व ज्ञान मंदिर के रूप में, और दूसरा उसका नाम कृपालु बाग आश्रम स्वामी कृपालु देव जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ में स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इधर स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ मिल करके, उधर मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिल करके वो बहुत सारा काम करते थे। उसके बाद में वहाँ पर जब रास बिहारी बोस ने जो लॉर्ड हार्डिंग जो बम कांड हुआ, उन्होंने उसको बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद में 3 दिन उसी आश्रम में आकर के रुके थे। यानी 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग अभी भी है हमारे यहाँ। तो मैं प्रातः सायं उनको देखता हूँ तो वो ऊर्जा, वह क्रांति, माँ भारती के लिए जो समर्पण का भाव है वो भी हमारे मन में प्रतिदिन भरता रहता है। विचारों को कभी भी देखो, हम आज जो भी हैं वो आज के कारण से नहीं है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है विचारों की। हम बिगड़ते और सुधरते हुए, काम होता हुआ एक दिन आदमी को दिखाई देता है, पर वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले बहुत एक बड़ी प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया से हम लोग वहाँ पहुँच से होते हैं, ये आप सबको पता है। तो इसी तरह से विचारों का प्रभाव जीवन में निरंतर बना रहे, ऐसे ऐसे स्थानों पर रहना, ऐसे व्यक्तियों का संग करना। इसलिए सत्संग का, स्थान का, आहार का, विचार का, व्यवहार का हमारे यहाँ बड़ी उसकी महत्ता है। तो हम तो वहीं रहते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था। तो 95 में जब ट्रस्ट की स्थापना हुई, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वहाँ खाली पड़ी हुई जगह थी, हमने पेड़ पौधे ही लगाए, हमने खेती ही करी। आज भी मुझे अच्छा लगता है, सुबह जब वहाँ से निकलता हूँ वो मेरे को पेड़ दिखाई देते हैं, कितने 30 वर्ष पुराने पेड़, इतने अच्छे लगते, इतने मोटे मोटे। हमें लगता है हमने इन पौधों को लगाया था यहाँ पर, हमने फावड़ों से खुदाई करी थी। तो प्रतिदिन वो पेड़ दिखाई देते हैं। तो अपने जीवन में भी जो आज इतना पूरी दुनिया के अंदर कार्बन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, कितनी समस्याओं को लेकर के जूझ रही है दुनिया। तो जो हम लोग कभी भी मौका मिलने पर, कहीं पर भी, घर हो, परिवार हो, आंगन हो, बाग बगीचे हों, खेत हों, तो वृक्ष को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यदि आपने कभी भी पेड़ लगाया हो कहीं पर भी, तो जैसे हमने तो बहुत सारे पेड़ लगाए, पतंजलि में भी हमने इतने वृक्षारोपण कर रखा है। तो जब निकलते हैं ना,
तो अच्छा लगता है। पेड़ को देखने से जब ये भाव होता है कि ये मेरे हाथों के द्वारा रोपा हुआ पौधा है ना, तो अलग तरह से ऐसा लगता है कि पौधा कह रहा है तू मेरा मित्र है ना, तो अपना भाव जगता है, अपनापन जगता है। और ये वृक्ष, पशु पक्षी ये कभी दगा नहीं करते। दुनिया के लोग दुनिया से धोखा खा करके रोते हैं, वो थोड़ा प्रकृति का साथ सहचर और सानिध्य प्राप्त करें तो फिर वहाँ आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। पर सावधान करना चाहता हूँ, प्रकृति जो आपने किया है उसको उसी तरह से वापस भी करती है, इसलिए प्रकृति के साथ धोखा नहीं करना। प्रकृति के साथ ईमानदारी बरतेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल बहुत दिव्य होगा, बहुत भव्य होगा। तो उस प्रकृति के सजाने का कार्य, उस धरा को सजाने का कार्य धरती को संवार करके होगा, खेती पर परिवर्तन से होगा। हम लोगों ने जब पतंजलि फूड पार्क स्टार्ट किया 2009 में जब शुरू करने के बाद में हमने 2011 में मैंने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, क्योंकि हमारे मन में ये भाव था कि जब तक रॉ मटेरियल बेहतरीन नहीं होगा हम कभी भी अच्छे उत्पाद नहीं बना सकते। क्योंकि हमारा मुख्य कार्य फूड प्रोसेस हम करते हैं, तो कभी भी बिना अच्छे मटेरियल के अच्छा प्रोडक्ट बन नहीं सकता। हम कितना भी उसके अंदर कोई भी दुनिया की मशीन को, मान लीजिए कि आपका टमाटर, आपका आंवला, आपका एलोवेरा, आपका कोई भी फ्रूट है, मैंगो है या फिर गुआवा है, आपका अमरूद है, किसी को भी आप यदि वो केमिकली पहले से छिड़काव किया हुआ है, तो मशीनों से कितने भी बड़े लैब की स्थापना करने से आप परीक्षण तो कर सकते हो पर गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो गुण हैं, जो प्रकृति ने जो गुण दिया है ना, वो मनुष्य उसको बढ़ा नहीं सकता है। हम बिगाड़ने का काम तो कर सकते हैं। फिर होता है कि फोर्टिफाइड करो, उसमें ये डालो, ये डालो, ये कंपाउंड डालो। तो कृत्रिमता से यदि हम कुछ डाल भी दे दें, पर प्राकृतिक रूप से जो उसका जो लाभ और गुण हो सकता है, वो प्राकृतिक रूप से किए हुई चीज़ को कृत्रिमता से करने पर वो लाभ कभी प्राप्त हो नहीं सकता। तो तब हमने शुरू किया था। हमें आज भी स्मरण है कि कई किसानों ने कहा कि हम आंवले के पेड़ काटने वाले हैं। कई तरह की परेशानियां थी। उस समय उस आंवले को हमने प्रारंभ किया और आज मुझे इस बात को आप सबके सामने रखते हुए बहुत सुखद अनुभूति होती है। श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ, हमारी पूरी टीम उनकी मेहनत मानता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय डीजी साहब, मैं बताना चाहता हूँ सिंह साहब, कि लगभग पूरे हिंदुस्तान में वैसे आंकड़े के हिसाब से 8%, एक्चुअली 6% हम लोग अभी फूड प्रोसेस करते हैं। पूरे भारत में फूड प्रोसेस जो होता है इतना ही होता है, और टोटल का लगभग 8% हम करते हैं। यानी पूरे देश के अंदर जितना फूड प्रोसेस होता है उसका 8% अकेला पतंजलि करता है। ये आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए हमने देखा है आज हम लगभग 70-80 हजार टन तो आंवला ही प्रोसेस कर देते हैं। 50-60 हजार टन हम कर देते हैं एलोवेरा। बाकी बेल और दूसरी चीज़ें खाद्यान्न में वो आटा, गेहूं, चावल तो वो तो ही है। तेल में लगभग 25 से 30% जो ईडेबल ऑयल आज देश में वो पतंजलि का है। यानी कि हर तीसरा या चौथा आदमी वो पतंजलि का तेल खा रहा है। तो यह पतंजलि का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। तो इस लेवल पर संस्था काम कर रही है। तो जब तक ये तो हो गया कि एंड प्रोडक्ट की बात, तो प्रारंभ कहाँ से? धरती से। उस धरती को बचाने के लिए हमने बॉडी के रूप में जो संस्था स्थापना शुरू करी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च के लिए, और हमने देखा कि सच में जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा कहीं ये धरती जो है पीड़ित है, दुखित है। हमने बहुत इसके साथ अन्याय किया है। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू कराए,
अलग अलग तरह की भारत सरकार का, मैं पिछले सरकार में इन्होंने हमें पूरे देश के लिए ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक प्रोग्राम दिया। 19 स्टेट में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग का भी एक मज़ेदार काम था। ये डॉक्टर वेदप्रिया और उनकी टीम और हमारे पवन को बुलाए ना, कहाँ है पवन जी, तो पवन जी और पवन जी की टीम वो काम करती थी। तो वो ट्रेनिंग का ऐसा प्रोग्राम था कि ट्रेनिंग हमने सबको दे दिया। सरकार ट्रेनिंग का पैसा नहीं देती थी, वो परीक्षा होती थी, वो रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद पैसा मिलता था। तो सारे गांव को हम ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि आप लोग सब कृषि वैज्ञानिक, इसलिए गाँव से तो सबका आपका संबंध ही है। तो गांव में क्योंकि दादागिरी, नेतागिरी और जो है ना चौधराहट बहुत चलती है, तो जैसे गांव का प्रधान हमारी कक्षा में तो बैठ गया, वो सीख भी गया। बोले मैं तो नहीं देता परीक्षा। बोले क्यों नहीं देगा? बोले फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो पास करे हुए 80,000 हैं, ट्रेनिंग तो हमने लाख से ज़्यादा दे दी है। तो ये चक्कर में फिर हमने कहा कोई नहीं, हम है तो हम करते ही जाएंगे, ट्रेनिंग दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमने ट्रेनिंग दिया और सक्सेसफुली उस प्रोग्राम को, मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोगों ने सक्सेसफुली पूरा किया और वो सौभाग्य पतंजलि को प्राप्त हुआ। और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों ने योगाहार करके भी कार्यक्रम चलाया। ये सिंह साहब आपके लिए भी ये जोड़ने की कहानी है। आईसीआर का कई सारे प्रोजेक्ट हम बना देंगे। तो आहार के रूप में, योगाहार के रूप में हमने क्या किया, अभी भी योग की कक्षाएं प्रतिदिन सुबह से सुबह योग कक्षा शुरू होती है। सभी किसान अलग अलग स्टेट के भाग लेते हैं। तो योग तो करते ही हैं, फिर कृषि के ऊपर चर्चा करते हैं। तो किसान लोग अपने आप इस विषय में बात करते हैं कि किस फसल को लगाने से उसको बेनिफिट हुआ, किस फसल में वो पहले नॉर्मल केमिकल डाल के करता था, किस फसल में उसने ऑर्गेनिकली उगाना शुरू किया। इस तरह की चर्चा करते हैं। इससे वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कई लोग, वो किसान से ज़्यादा अब वो लोगों को सिखाने वाले ट्रेनर बन गए हैं। ये बनाया है। और एक बात और बता दूं, पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसानों को आमंत्रित किया था जो जैविक उगाते हैं। पर मैं आज आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो ये नहीं कह करके बुलाया गया कि वो पतंजलि के हैं, पर वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको छांटा गया था। उनमें से 5-6 लोग वो हमारे ही थे, जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। तो मैं कह सकता हूं कि यदि आप देश में 20 अच्छे किसान ढूंढोगे तो 4-5 हमारे हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। तो उसका उदाहरण मैंने इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का दिया। उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं ढूंढा था कि कोई पतंजलि से ट्रेनिंग लिया हुआ को हमको बुलाना है। उन्होंने ढूंढा था कि पूरे देश के अंदर जो ऑर्गेनिक में बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको छांटा जाए। छांटने में वो आए, हमने देखा ये तो हमारे वाले लोग ही खड़े हैं वहाँ पर, तो हमें गर्व की अनुभूति हुई। तो इस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, परंतु देश के लोगों को थोड़ा उतना पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के कार्य की विविधता इतनी ज़्यादा है कि एक आदमी को कितने काम के लिए याद करोगे। लोग आजकल डायलॉग मारते हैं ना, बोले एक ही तो दिल है, कितनी बार जो है वो क्या करोगे, जीतोगे, जो भी करोगे। तो ये श्रद्धेय स्वामी जी की एक सोच है, सोच ही नहीं सकता आदमी। कल हमारे चेयरमैन साहब आए थे नाबार्ड के, हमसे बहुत देर तक बात हुई। कहले आचार्य जी ये सारा कुछ तो मेरे को पता ही नहीं था। मैंने कहा आपकी ही गलती नहीं है, बहुतों को पता नहीं है। हाँ, तो क्योंकि हमारे पास ऐसे संसाधन कम पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ काम ज़्यादा होता है, प्रचार कम होता है। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं पतंजलि में। आज चल रहा प्रोग्राम तो मैंने महाराज जी को कहा पूज्य स्वामी जी आप आ जाओ, क्योंकि अभी आएंगे श्रद्धेय स्वामी जी, कल बाहर थे तो बताना, उससे पता चलता है। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं महाराज जी होकर के आ जाते हैं। बोले कहाँ थे अभी, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी दुबई गए थे, कल परसों वहाँ कार्यक्रम था, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करके आए, बहुत बड़ा फंक्शन था। पर मेरे को तो जो काम होता है फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है, नहीं तो वो अपने कार्य में लग रहे हैं, हम अपने कार्य में लग रहे हैं। दूसरी संस्थानों में से तो वर्ष में 3, 4, 5 भी कार्यक्रम हो तो पूरा ढिंडोरा मचाते हैं। यहाँ तो हर रोज़ मेला है, कितनों की चर्चा करें, कितनों की बात करें। तो इसीलिए यहाँ अनंत है कार्य की जो क्षमताएं, सीमाएं और एक साथ कार्य की जो विविधता है, वो एक संस्थान के द्वारा ये कभी भी आज तक न तो हुआ, न तो कहीं संभव दिखाई देता है। क्योंकि इस कार्य का प्रारंभ हम ऐसा मानते हैं कि यह काम हम नहीं कर रहे हैं, ये काम साक्षात भगवान करवा रहे हैं। कर्ता भाव में नहीं रहना, हमको निमित्त भाव में रहना है। भगवान हमसे करवा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। यदि ऐसा मानते चलोगे तो भगवान को जो मन करेगा बहुत सारे काम करा लेगा। जिस दिन तुम मान लोगे कि मैं कर रहा हूँ, फिर तुम एक आधी काम कर सकते हो, 10-20 इकट्ठे नहीं कर सकते।
तो उसका ये जीवंत तो उदाहरण है। कई लोग कहते हैं कि पतंजलि में ये परेशानी, पतंजलि में ये वो, नेगेटिवली भी, तो हम आराम से कहते हैं भाई ये हमारे द्वारा किया हुआ काम तो है नहीं। यदि भगवान ने शुरू कराया है तो जब तक उसको कराना है करा लेगा, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए हमको चिंता नहीं होती है। कई बार दूसरे लोगों को बहुत चिंता होती है, वो हमारे को हित चिंतक बन करके चिंताओं की बातें करते हैं, पर हम फिर भी शकुन से रहते हैं, क्योंकि वह शकुन हमको इसलिए मिलता है क्योंकि परमात्मा हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जो भाव है, राष्ट्र देवो भव का जो भाव है कि हमें देश को आगे रखना है, संस्कृति देवो भव, संस्कृति को आगे रखना है, इसी तरह से हमें धरती माँ की हमें रक्षा करना है, प्रकृति पर्यावरण को हमें बचाना है। जब ये भाव हमारे मन में होता है तो आप ये मान करके चलिए, हम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। मैं तो उद्योग व्यापार के लिए भी कहता हूँ, ये बड़े बड़े दुनिया के जो परीक्षण के जो लैब वगैरह बनाए गए हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं है। यदि जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनाने वाली दुनिया की तमाम कंपनियां सारे उत्पादों को यदि अपने घरों में प्रयोग कर सकती हैं, अपने बच्चों को खिला सकती हैं और अपने आप खा सकती हैं, तो दुनिया में प्रयोग की लैब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों को कभी गलत नहीं खिलाएगा, स्वयं कभी गलत खाएगा नहीं। तो हम सामान दुनिया के लिए बेचते हैं, तो सामान ही नहीं बेचते हम दुनिया के लिए। तो आजकल तो ऐसा हो गया है, हम रोते भी हैं दुनिया के लिए, हंसते भी हैं दुनिया के लिए, अपने हिस्सों में तो मेरे भाई कुछ बचा नहीं। तो हम अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए तो सर पकड़ के बैठ जाते परिणाम को लेकर के। तो काम यदि हम अपने लिए करें, हंसना भी अपने लिए हो, रोना भी अपने लिए हो, तो दुनिया के लिए हम अच्छा कर सकते हैं। जब सारे काम संसार के लिए हैं तो तुम्हारा भला कोई भी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। तो ये सिखाने का काम भी हम यहाँ पतंजलि से करते हैं कि अपने में रहना सीखो, अपने में जीना सीखो। मत कहो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में, यानी सारा संसार तो तुमको चाहिए, तुम्हारा दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है यह सोचो। ये सोचो कि मैं सारी दुनिया के लिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए पर मैं सारी दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये भाव हम यहाँ से पूरी दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो हम बता रहे थे धरती के विषय में, तो ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया हमने, खाद का काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया, बेचना शुरू किया। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा ये रिस्की काम है, खेतों में डालेंगे नहीं उगा तो किसान लोग जो है ये आपको आकर के संस्था के लिए अपयश का कारण बनेगा। मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं देखूंगा, समय लगाऊंगा। हमने अपने खेतों में पायलट ट्रायल करे, अलग अलग मॉडल बनाए, अलग अलग खेतों में, अपने ही खेतों में हमने कहा हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसानों के लिए दुखदायी, पीड़ादायी हो, उनका नुकसान हो। नुकसान तो हम अपना करेंगे ना, अपना नुकसान हम सहन कर सकते हैं, किसानों का नहीं। तो हमने अपने ही खेतों में ट्रायल करे, अलग अलग तरह के ट्रायल करें। और मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ, किसी सरकारी फंड से नहीं, सरकारी पैसों से नहीं, ये उपज अपने आप थी। हम लोगों ने लाखों नहीं, हमने करोड़ों रुपया, हमारे पास पूरी रिकॉर्ड और डेटा है, हम लोगों ने करोड़ों रुपया इस काम में खर्च किए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमने अलग अलग तरह के बहुत सारे जो FCI गाइडलाइन के तहत कई सारे बायो कंपोस्ट और खाद भी हमने बना दिए। उनके परिणाम बहुत अच्छे रहे। सीड के ऊपर भी हमने काम किया और बहुत सारे तरह के काम चलते रहे। तो धीरे धीरे हमने पाया कि अभी हमको एक और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ सिंह साहब। आज DG साहब को भी यहाँ होना था, आप हैं तो हमने तो दोनों रूप आप में देख लिया, कोई परेशानी नहीं है। उनको फिर आप ले जाके संदेश दे देना, फिर वो आ जाएंगे जब आना है, कोई बात नहीं। हमने देखा कि पूरे देश के अंदर जब, क्योंकि आयुर्वेद वाले बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, हम लोगों ने जड़ी बूटियों पर बहुत सारा काम किया, सारी लिस्ट बना डाली, देश में कितने पेड़ पौधे हैं। क्योंकि शायद अब मेरे को खड़ा कर दिया तो थोड़ी सारी बातें सुना देता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो किस्त मैं सुना रहा हूँ, इकट्ठे नहीं, क्योंकि एक एक बातें इतनी बड़ी हैं, वो कई कई दिन का काम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ सिर्फ कथा जैसे लोग करते हैं ना, भागवत कथा चर्चा, भगवत गीता चर्चा, उपनिषद चर्चा, तो मेरे मन में कभी कभी आता है अथ श्री पतंजलि कार्य चर्चा। वो 10 दिन का भाषण दे सकता हूँ मैं, और तुम हिलो नहीं, इतना जमा करके बैठाते हुए दे सकता हूँ। क्योंकि हम इतने भावों से गुजर चुके हैं, इतनी रातें हम जग चुके हैं, इतनी विपत्तियों को सह चुके हैं, इतने संघर्षों से हम निकल चुके हैं। तो जो जीवन के उतार चढ़ाव,
जीवन के संघर्ष, जीवन के झंझवाते, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमने वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति के साथ हम जुड़े हैं। तो दुनिया के जो टॉप मोस्ट जो लोग बैठे हैं ना, चाहे वो राजनीति में, चाहे उद्योग में, चाहे व्यापार में, चाहे वो किसी भी समाज के अग्रणी लोग, हम वहाँ तक भी हैं। तो दो एक ही जीवन में यहाँ अंतिम छोर भी हो और सबसे अग्रणी छोर में भी पहुँचता हो, ऐसी जिंदगियाँ दुनिया में बहुत कम होती हैं। तो भगवान ने हमको निमित्त बना दिया, तो फिर वो कहानी भी तो फिर उतनी ही होगी ना। और कार्य भी, लोग आदमी एक काम करता है, दो करता है, तीन करता है, या तो कार्यों की संख्या गिनाने में ही दिन लग जाए, इतने कार्यों से भगवान ने जोड़ा है, तो वहाँ तो विविधता होगी ही ना। तो ये अंतहीन यात्रा है। ये जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत लोग कहते हैं ना, ये सच में ही ये हरि की कथा है पतंजलि का कार्य। यह कार्य नहीं है तो पूरी कथा है, इसलिए अंतहीन है। ये कितना भी सुनाया जा सकता है, कितना भी बताया जा सकता है। तो इतने कार्यों में हम सब अहरनिश लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमने बायो कंपोस्ट शुरू कर करके हमने अलग अलग उत्पाद, अलग अलग खेती बाड़ी करना शुरू करे। जड़ी बूटियों की जब मैं बात बता रहा था, हमने सारी जड़ी बूटियों को लेकर के, सिर्फ भारत की जड़ी बूटियां नहीं, पहले हमने काम शुरू किया था सिर्फ जो निघंटुओं में वर्णित जड़ी बूटियों को, उसमें कई बार संदिग्ध कह देते हैं, कई अनुपलब्ध कह देते हैं। तो मैं देखूं कि आयुर्वेद में जो वर्णित जड़ी बूटियां हैं कितनी उपलब्ध हैं, कितनी उपलब्ध नहीं हैं, कितनी जो जड़ी बूटियां हैं जो प्रामाणिक नहीं हैं उनको प्रामाणिकता करें, इसके लिए शुरू किया था। करते करते फिर हम शास्त्रों से बाहर पहुँच गए कि परंपरागत जड़ी बूटियों के लिए काम करना है। उसको करते करते फिर हम पूरी दुनिया की जड़ी बूटी में पहुँच गए। तो पूरी दुनिया के अंदर जो अभी तक जो नॉलेज के हिसाब से, जानकारी की दृष्टि से, जो पूरी जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है, जब हमने काम शुरू किया था तब 3,60,000 के लगभग पौधे थे। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3,80,000 हो गए हैं। यानी हम काम करते करते तो दुनिया के 20,000 पौधों की संख्या तो वैसे ही बढ़ गई। तो उन 3,80,000 में ही आप मानिए हमने पहली बार 50,000 ऐसे पौधे जिनकी मेडिसिनली यूज किया जा सकता है पूरी दुनिया को लेकर के, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया जैसा कार्य जो WHO ने छोड़ दिया था, वो पूरा WHO के साइट पे आप जाकर देखेंगे, उन्होंने कहा कि ये कार्य अभी संभव नहीं करके उन्होंने छोड़ दिया और उस कार्य को पतंजलि ने पूरा किया। ये पतंजलि का सामर्थ्य है। ये तो जड़ी बूटी की बात हुई। उसी जड़ी बूटी के संदर्भों में फिर मैंने कहा कि आयुर्वेद के निघंटुओं में तो आहार द्रव्यों का भी वर्णन है, औषधि के रूप में भी कई जगह पर कई पौधों का वर्णन है। तो हमने कहा ये भी तो औषधि, इनके ऊपर भी काम होना चाहिए। फिर मैंने ICAR का जो कार्य है आपका, अलग अलग तरह से विद्वानों ने बहुत सारा काम किया है। तो हमने सोचा कि ये काम कितने लेवल पर हो रखा है। क्योंकि मैं NBPGR का भी पार्ट रहा हूँ पूषा इंस्टीट्यूट कैंपस में। ये आपकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। डॉक्टर PL गौतम जी थे, तब वो डायरेक्टर हुआ करते थे वहाँ पर। तो PL गौतम जी का एक शिविर हुआ पूज्य स्वामी जी का, दिल्ली में शिविर हुआ। तो स्वामी जी के जोश को, उत्साह को देखे, 97-96 की बात है। तो बहुत वो हुए, वो कहने लगे कि आप इतना जड़ी बूटी पे काम कर रहे हो, अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं उसमें प्रोजेक्ट। हमको तब पता नहीं था क्या सरकारी प्रोजेक्ट, क्या काम होना। उसकी भी एक दो इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको सुनाऊंगा, सरकारी सिस्टम के साथ जो मेरा थोड़ा संपर्क और संवाद की कहानी। तो हमने सरदेव स्वामी जी ने कहा कि वो प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, कितना देंगे? बोले 1 लाख रुपया देंगे। हमारे लिए वो 1 लाख 1 अरब के बराबर था। तो हमको भी लगा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे तो काम करते हैं। उन्होंने हमको एक फॉर्मेट बनी हुई तो 2-3 तो बुकलेट थमा दी। काम क्या करना था? बोले जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको अलग अलग एरिया में जाके उसके सीड्स को कलेक्ट करना है, क्योंकि जो NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक प्लांट रिसोर्सेज, ऐसे है ना फुल फॉर्म उसका। तो वहाँ पर जो है वो पौधे, बीज, सीड सब चीज़ों को रखे हैं। देश, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा तो जो सेंटर है वो अमेरिका में है, दूसरा चाइना में है, तीसरा इंडिया का है। यानी कि जैसे कभी कुछ युद्ध आदि हो जाए, कुछ हो जाए, सारे खाद्यान्न वगैरह ख़त्म हो जाए, तो वहाँ उतने बीज संरक्षित है कि उन बीज के द्वारा पुनः उन अन्नों को, खाद्यान्नों को दोबारा पैदा किया जा सकता है। वो बहुत सुरक्षित जगह है, वो सबको अलाउ भी नहीं होता जाना। मैं तो कई बार घुमा हूँ, अंदर अंडरग्राउंड भी है, ऊपर भी है, तो सब तरह के बीज रखे गए हैं। तो वहाँ था कि अन्न के तो हैं, औषधीय पौधों के करना है। तो वो काम हमने सबसे पहले शुरू हुआ था, तो पतंजलि ने काम किया था। और उस समय पर तो मेरे को पता नहीं था कि सरकारी काम में TADA भी मिलता है। हमको तो 1 लाख रुपए का ही पता था, कि उसके ऊपर भी मिलेगा ये नहीं पता था। तो हम यहाँ से जब दिल्ली जाते थे, मुझे आज भी याद है, 47 रुपये बस का किराया था। ये मैं 97 की बात कर रहा हूँ।
हरिद्वार से बस में बैठे, सरकारी बस में 47 रुपये लगते थे दिल्ली में, उसमें उतरे क्या अजमेरी गेट में, जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे में। तो वहाँ से कभी कभी दिल्ली में 2-4 परिचित थे हमारे, मैं रिक्वेस्ट कर देता था तो एक आध कोई गाड़ी लेकर आ जाता था, वो भी कभी कभी होता था। बाकी मैं वहाँ से बस में बैठ करके पूषा पहुँचता था तो दिल्ली में 4 रुपये लगते थे। 4 रुपये में पहले टिकट मिला करता था, दिन भर आप कहीं भी घूमो, एक बार 4 रुपये की टिकट ले लो तो ऐसा होता था दिन भर का। तो हम 4 रुपये की टिकट ले लो तो आने जाने दिन भर घूमने का दिल्ली में काम हो गया। तो वहाँ जाते थे तो हम क्या कहते थे कि ये TAD कितना खर्च होगा। मैंने कहा भाई 47, ये तो 100, 105, 10। मैंने कहा क्या आपसे लेना है, नहीं लेते। तो मैं देखता था दूसरों के बिल बड़े बड़े बनते थे, किसी के 1000 के, किसी के 2000 के। मैं देखता था मेरा तो 100 रुपये ही बन रहा है, इनका 1000-2000 कैसे बन रहा है वो आप सबको पता कैसे बनता है, तो मैं वो बताऊँगा नहीं। तो ऐसे होता था। तो वहाँ से हमने काम शुरू किया। पर मुझे आनंद आता था कि उस समय पर हमको लगता था कि हम देश के लिए कोई काम कर रहे हैं, ये भाव रहता था। जो अलग अलग सीड हमने इकट्ठा किया तो वहाँ से ये शुरू हुआ। ये यात्रा शुरू होते होते फिर जो मैं बात जहाँ करना चाह रहा हूँ कि ICR के अंदर में हमने जो क्रॉप, जितने भी जो क्रॉप्स हैं, अलग अलग जितने भी तरह की खाद्यान्न हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन या कहिए या लिस्ट कहिए या उनका कोई प्रॉपर कोई रिसर्च बुक्स कहिए, लिटरेचर कहिए, वो हमको नहीं दिखाई दिया। टुकड़ों टुकड़ों में तो दिखाई दिया, पर कंप्लीट और कंप्रिहेंसिव जो ऑथेंटिक डेटा है वो हमको नहीं दिखाई दिया। क्षमा करिएगा, अभी होगा तो मुझे नहीं पता है। पर पतंजलि ने क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया करके सारे क्रॉप का हमने कर दिया है। उसका उद्घाटन भी नहीं हो रखा, इनसे करा देते। आज 6 वॉल्यूम मंगा लो, आज पूज्य स्वामी जी आएंगे, आज ही उद्घाटन कर देंगे। और इनको नव हरित क्रांति एक पुस्तक तो सबको दे देना। क्रॉप वेल्थ के तो कई वॉल्यूम हैं, पर दूसरी किताब को सबको दे देना, जितने अतिथि आ रखे हैं, जितने भी गेस्ट हैं। हाँ, तो वो वॉल्यूम को भी पैक करके मंगा देते हैं। हमने वो काम किया। तो वह पतंजलि का जो आपको देख पाएंगे, क्योंकि मैं सबको कॉपी तो सब नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ आप देख पाएंगे कि किस स्तर का काम है। आपको चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी तो मैं दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं। दूसरा, फिर जब काम करते हुए हमको दिखाई दिया, अभी ऑर्गेनिक के उसके लिए जब बोलबाला चल रहा है, तो जो ऑर्गेनिक नेचुरल सीड के लिए ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बन गया। आदरणीय वर्मा जी को शायद काम सौंपा हुआ है। वो इसके थे ना पहले, खाद वाला कंपनी क्या है वो, इफ़को में MD थे, अभी उनको उसका MD बना दिया गया है। तो वो आए थे, मैंने कहा जी आपको पता है आप ऑर्गेनिक सीड के तो बना दिए गए MD, सीड कितनी है ऑर्गेनिक हमारे यहाँ, कितनी जो ओरिजिनल जो देसी बीज कौन कौन सी हैं? तो बोले जी ये तो पता नहीं। तो मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, लगभग कंप्लीट होने को है वो। तो पतंजलि उस लेवल का काम करता है। और जो मैं अभी जो पुस्तक आपको देने की बात कर रहा हूँ, नव हरित क्रांति के विषय में, जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय पर वो किसान आंदोलन भी बड़ा उस पर था। उस समय पर हमने बुलाया, अब तब DG होते थे महापात्रा जी आपके, और पंतनगर यूनिवर्सिटी में थे वो हिमाचल, और हमारे भाई साहब VC साहब तेज प्रताप जी, और सबको बुलाया। जब मुझे इस बात को आज भी उनके शब्द गूंजते हैं दोनों लोगों के, और रमेश चंद्रा जी एग्रीकल्चर नीति आयोग के वो थे सलाहकार, तो मैं दोनों व्यक्तियों के शब्द, बाकी वैसे बहुत कम याद रहता है, पर कोई कुछ शब्द कभी ऐसे होते हैं कि कभी भूले नहीं जाते। तो रमेश चंद्र जी ने जब वो देखा हमारी पुस्तक, क्योंकि हमने थोड़ा पहले भेज दी थी जो नवहरित क्रांति की किताब, और बाद में हमने कहा था कि हम इसी के ऊपर ही कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कुछ ऑफलाइन थे, कुछ ऑनलाइन थे, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक, बहुत सारे कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ, बहुत सारे लोग थे, बहुतों के भाषण उद्बोधन हुए। उनमें से आदरणीय रमेश जी ने जो कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रमेश जी ने कहा कि जिस लेवल का आपका डॉक्यूमेंटेशन है, यदि मैं नीति आयोग की तरफ से यदि हम स्वयं लगते तो 4-5 साल लगता, तो भी हम इस लेवल का काम नहीं कर सकते थे। ये उनके शब्द हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास रखा हुआ। पर जब महापात्रा जी ने उसको देखा तो महापात्रा जी ने कहा कि हमने सुना था प्राचीन काल में ऋषि लोग वो होते हैं जो बड़ा अनुसंधान करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं। इस कार्य को देख कर के मुझे लगता है कि साक्षात वो उस
पुराने ज़माने के ऋषि आत्माएं आज भी इस धरती पर हैं। ये बात डीजी साहब ने कही थी। वो पुस्तक मैं आप सबको उपलब्ध करा दूंगा। तो हमने ये प्रयास किया है, आपको अच्छा लगेगा। अभी तो थोड़ी चीज़ें बदल गई, 3-4 साल हो गए, पर तब तक के जितने भी ICR के माध्यम से, जितने भी देश की यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जितने भी आपके जो एग्रेस्टेक जिसको कहते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में भी अलग अलग योजनाओं को लेकर के कितनी योजनाएं कृषि के क्षेत्र में चली, कितनी योजनाएं सफल हुई, कितनी सफल नहीं हुई, और डिजिटली यदि हमको आगे बढ़ना है और फार्मर्स की इनकम को डबल करना है तो किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, सारा हमने वहाँ पर चर्चा ये नहीं करी है कि क्या क्या गड़बड़ हुए, क्या क्या शिकायतें हैं। शिकायतें तो अनंत है। देखो, शिकायत तो स्वयं से भी है। शिकायत आप सब जितने बैठे हैं, क्या आपसे अपने आप को शिकायत नहीं है? तो हम शिकायत की बात नहीं करते, हम समाधान की बात करते हैं। तो हमने सिर्फ जो कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा करते हुए जो बाकी कार्यों को करने के लिए क्या रूट मैप होना चाहिए, किस तरह का मार्ग होना चाहिए, उसको उसमें बताया है, दिखाया है, और वो पायलट स्टडी हमने स्वयं अपने बलबूते पर किए हैं। तो वो डेटा भी उस पर है। तो कृषि के क्षेत्र में हम इस तरह से काम कर रहे हैं। तो जब हमारे को ये आया ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम, तो ये जो सॉइल टेस्टिंग वाली जो कहानी है ना, मृदा परीक्षण वाली कहानी, कि मिट्टी का परीक्षण कैसे करें, तो हमने बाज़ार में देखा कि अलग अलग तरह के हैं। तो जो सैंपल जाता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव में शॉर्ट में ये मैं बता दूं। कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बात हुई। तो हमने सबसे पहले बनाया था, ये भी हमने 2012 में 12-13 में हमने बना दी थी, सीता कीट के नाम, सीता मतलब धरती, कीट सीता कीट के नाम से हमने बना दी थी। उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर के आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन, मुख्य 5 तत्व होते, पांचों के लिए हमने बना दिया था। तो वो बना करके उससे हम किसानों को देते रहे। तो हमने प्रयास भी किया कि सरकार के माध्यम से ये पूरे देश में पहुँचे, पर वो हम नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जैसे अब मेहता जी जैसे अब मिले हैं, सबको बुला के इकट्ठा कर लाए, नहीं तो हम एक एक जने को वेदप्रिया को लगा लेते तो आप आधे आते आधे नहीं आते। तो कभी यार क्या होता है, कोई चीज़ पहुंचाने के लिए सोर्स भी सही चाहिए होता है, तो उतना हम नहीं पहुंचा पाए। फिर उसको हमने बदल करके, इसका फिर मेरे दिमाग में आया, इसका नाम भी बदलो और चीज़ों को बदलो, कलेवर भी बदलो। फिर मैंने उसका नाम रखा धरती का डॉक्टर। तो धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट जो है, वो छोटा सा थैला बनाया, उसके रिजल्ट्स लगभग 80 से 90% लगभग रिजल्ट्स हैं। तो एक तुरंत 10 मिनट में मिलता है, बहुत सस्ता है। एक सैंपल का कॉस्ट 50 रुपये भी नहीं पड़ता। किसान अपने खेत में जाकर के अपनी जहाँ की मिट्टी का करना चाहे वहाँ का कर सकता है। तो इस तरह से हमने उसको कई कई जगह पर पहुँचा दिया। वहाँ पर भी मैंने प्रयास किया कि वो ICR से या बाकी संस्थानों को ले हमारी, तो हम तो देने को तैयार हैं, पर वो चीज़ ऐसी नहीं रही, वो हम अपने बलबूते पर करते रहे। पर एक चीज़ हमको उससे लाभ ये हुआ कि जब हम लोगों ने, जब हम NRLM के NRO बने, क्योंकि आदरणीय गिरिराज सिंह जी का बड़ा योगदान इसमें रहा, क्योंकि हम कृषि के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे थे। हमने कहा भाई हम ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम करना चाहते हैं, आप हमारी कुछ कर लो। बोला अच्छा जी, मैं आपको अपने जो रूरल डेवलपमेंट उसके मिनिस्ट्री के तहत हम आपको नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम आपको प्रमाण पत्र दे देते हैं। शायद हम दूसरे तीसरे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। यानी भारत सरकार का रूरल डेवलपमेंट में रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसमें बहुत थोड़ी संस्थाएं हैं। हमको NRO के रूप में हमें मान्यता मिली, तो हमें काम करने के लिए थोड़ा सा रास्ता खुला। रास्ता खुलने के बाद हमने क्या किया कि हमने पंजाब से लेकर के, हिमाचल से लेकर के, आसाम से लेकर के, UP से लेकर के, MP से लेकर के अलग अलग माताओं बहनों को, जो NRLM की जो हमारी माताएं बहनें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की माताएं बहनें थी, हाँ कृषि सखी, हाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उन माताओं बहनों को बुला करके हमने ट्रेनिंग दिया। और मुझे आज इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, जो लखपति दीदी वाली जो बात आज आप सुनते हो ना, वो लखपति दीदी के मूल में भी कहीं पतंजलि है। तो आज बहुत सारी बहनें जो कृषि सखी जो है आज पैसा भी कमा रही हैं, सॉइल टेस्टिंग किट जो है वो आसपास के क्षेत्रों के किसानों को मृदा परीक्षण भी कर रही हैं। तो बात ये हुई, फिर एक प्रोजेक्ट के लिए हम गए, तो सरकार ने कहा कि भाई ये 5 वाले पैरामीटर्स ने, हमको तो 12 वाले चाहिए। तो भाई हमने कहा 12 वाला चाहिए, तो उसकी भी सोचते हैं। फिर हमने लैब बनाया, ये शर्मा जी ने लग करके कितने करोड़ फूंकवा दिए हमारे शर्मा जी, कहाँ करोड़ों की बात होती है, बना दिया सेटअप। बोले मैं यूँ लैब, मैंने कहा बना लो बाबा, जितना मांगते रहे दे दिया, वहीं लगा हुआ है करोड़। कोई शर्मा जी नहीं लेके गए अपने पॉकेट में, वहीं पड़ा हुआ है बड़ी सी बिल्डिंग में, वो खर्च हो गया। हमने देखा ये तो बहुत खर्चीला काम है,
फिर मैंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखने शुरू करे सॉइल टेस्टिंग का, और जो नासा वाले अपने जो है इसरो इसरो ना जो रिसर्च सेंटर, तो इसरो की ड्यूटी लगी थी जब सॉइल हेल्थ कार्ड में जब वो रिपोर्ट जब जमा होने लगी, कि ओपन सीक्रेट है इसलिए मैं बिंदास बोल सकता हूँ। तो क्या हुआ कि सैंपल तो कलेक्ट हो गए, कई करोड़ सैंपल हो गए, सब लगे सैंपल, ये डाला वो डाला, सब पोर्टल में डल गया, सब हो गया। तो इसरो को ड्यूटी लगाई गई कि वो जियो टैगिंग वाले आप बता रहे हैं कि इसको बोले इसको जियो टैग करो कि कहाँ से उठ के कहाँ डाला। तो मेरे को नाम याद है, नाम याद नहीं, उपाध्याय जी इसरो का इधर उत्तराखंड में वो तब वो थे, तो मैंने कुछ काम करना था। तो हमारे प्रति आप सबका प्यार है, हम आपसे निवेदन कर लेते हैं, आग्रह कर लेते हैं, आप हमारे पास आ जाते हैं। तो मैंने बुलाया था किसी कार्य के लिए, तो बात हो रही थी, हमने कहा हम भी ये करना चाहते हैं। बोला आचार्य जी हमको काम मिला है, ये जो पहले के जो सैंपल हैं उसको जियो टैग करना। तो बोला जी कभी कभी तो सैंपल बोले 20-25 किलोमीटर दूरी का है सैंपल, वहाँ का एड्रेस वहाँ का, बोले जी जियो टैग के इधर डालो, रुड़की लिखूँ कि हरिद्वार लिखूँ, बोले ये हालत है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि सैंपल के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि पारदर्शिता। कई बार क्या होता है, हमारी ईमानदारी हमारी नीयत पर निर्भर होता है। नीयत खराब हो तो उसका तो कोई समाधान है ही नहीं, पर नीयत अच्छी हो ये बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में। तो वो नीयत खराबी के कारण से वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। फिर हमने कहा नहीं, ये जियो टैग वाला भी हम इसके सिस्टम में जोड़ेंगे, तो वो चीज़ भी आ गई। उसके बाद में फिर हुआ कि ये मृदा परीक्षण का जो कॉस्ट है वो इतना महंगा है, तो सस्ता भी कैसा ले आ जाए, रिएजेंट भी कम लगे। करते करते विक्रांत इधर बैठा है एक हमारा, और वो उसकी टीम में, त्यागी जी कहाँ गए, आज है नहीं, तो 3-4 लोगों की हमारी टीम थी। फिर इधर से क्योंकि वेदप्रिया वगैरह ने काम किया था, उधर से पवन जी थे, इधर से शर्मा जी थे, ये पूरी टीम लगी। तो हमने कहा भाई ऐसे मशीन बन सकती है क्या? उन्होंने कहा हो सकता है। तो हम धीरे धीरे लगे रहे। फिर हमने देखा दुनिया में ऐसी कोई और टेक्नोलॉजी है और कहीं ऐसी मशीन है। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत ही आत्मतोष है कि हमने वो काम कर दिया, हमारी टीम ने वो काम किया जो देश और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। वो 12 पैरामीटर्स एक छोटे से डिब्बे के अंदर में, और उसका मशीन का कॉस्ट भी कम है, और 10वीं पास बच्चा भी, जैसे आप लोगों में से भी किसी को भी लगे आगे करना है तो अपने घर में एक धरती का डॉक्टर, हमने तो ट्रेनिंग में भी धरती के डॉक्टर का लोगो दिया, माता मैंने जैकेट वगैरह वो भी लाना चाहिए था तुमको, आज के यहाँ पर जैकेट बना रखा है, वो पहन करके धरती का डॉक्टर। वो कहते हैं, मैं तो कह देता हूँ भाई डॉक्टर बनने में 5, 6, 7 साल लगते हैं, तुमको मैंने कहा 4 दिन में हम डॉक्टर बना देते हैं, तुम धरती के डॉक्टर, तुम धरती का डॉक्टर बनना तो वैसे सबसे कठिन काम है, पर सबसे गौरव की बात है। तो ये कह करके वो छोटा सा कमरा हो, इस मशीन को ले जाके घर में टेक सकते हैं। न तो आपको एसी चाहिए, न तो कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए, रफ टफ है, हिंदुस्तानी स्टाइल की मशीन है, और 3 दिन के ट्रेनिंग में। और मैं धन्यवाद करूँगा NCVT जो संस्था है हमारी, नेशनल जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ से चलता है, तो हमने इस बात को वहाँ रखा, तो उन्होंने कहा कि इसका आप कोर्स डिजाइन करके दे दीजिए। हमने कोर्स डिजाइन कर दिया, उन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत उसको मान्यता भी दे दी। तो एक तरफ मशीन, सिर्फ मशीन नहीं बनी, फिर अपना ये सॉइल हेल्थ वाले से, ये ICR का करनाल की क्या संस्था का क्या नाम है उसका, मेहता जी, CSSR जो भी है, वो 2 साल 1.5-2 साल लगाया भाई लोगों ने। पर यादव जी और उनकी टीम को भी मैं याद करता हूँ, उनको प्रणाम है कि उन्होंने पूरे मन से कहा देखिए आचार्य जी हम करेंगे, कोई कमी होगी तो हम बता देंगे, पर जो टाइम है वो तो लगेगा। तो क्योंकि आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी चाहिए, आपको अलग अलग तरह के सैंपल्स भी चाहिए, आपको सैंपल की संख्या भी चाहिए, तो करते 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 जो भी टाइम लगा, पर हमने जो वो सोच रहे थे उन मापदंड से भी हमने बेहतरीन करके, बाद में उन्होंने कहा एक मशीन तो हमको दे दो। तो मुझे लगा कि मेरी मशीन अच्छी है तो भी तो मांगेगा कोई, यदि वो सबसे बड़ा प्रमाण है ना, मैंने कहा ना कि आप खाना उत्पादन करते और अपने बच्चों को खिलाने में गर्व करते, मतलब वो उत्पादन अच्छा है। तो हमारी मशीन की पॉलिसी हमारे लिए बहुत लाभ रहेगा, हमको दे दे। तो मैं तो कहता हूँ कि आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं ICR की, अब आप तो 750-800 तो आप उसके मालिक आप ही हो। कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पर चाहिए, यहाँ हमारे भाई बैठा राणा जी हरिद्वार वाले, राणा जी डिमांड करो पहला, इनसे डिस्काउंट मैं कर दूंगा, बाकी आप ले लेना, फोकट में नहीं दूंगा उसे। तो ये जो है तो ये जो चीज़ें हैं ये देश के विकास के लिए, और हम कितने रोजगार सृजन कर सकते हैं। पैसा सरकार का देखिए अभी भी कितना 340 रुपये एक सैंपल के ऊपर मिलता है। हमने इसकी जो है ना पूरी इसकी वायबिलिटी जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो पूरी स्टडी करी हमने, हाँ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने स्टडी कर ली। 3 साल में मशीन फ्री है,
तो 3 साल में तो कोई भी बिजनेस, कोई फैक्ट्री लगा करके भी 3 साल में फ्री नहीं होता। तो वो भी है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हम रिसर्च कर चुके हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हम कर चुके हैं। तो सारा काम कंप्लीट है, सब कुछ तैयार है और आपके सामने ओपन है। और आपको लगता है कि उसमें गड़बड़ है तो इतने शर्मा जी ये हट्टे कट्टे ठाड़े, आप किस पोस्ट से रिटायर्ड? आप तो मृदा परीक्षण विभाग के ही निदेशक रहे पहले। हाँ, तो ये इनके अंडर में था। तो उसके ये एक तरह से भीष्म पितामह है, इधर मेहता जी भीष्म पितामह, ये आपके बीच के। तो ये हमारे गार्जियन है एक तरह से, ये संरक्षक हैं हमारे, इनके संरक्षकत्व में हम रहते हैं। तो हम ये सब कर रहे हैं। तो ये पतंजलि के लिए, क्योंकि पतंजलि का जो कार्य होता है प्रामाणिक होता है और वह नूतनता, नवाचार और देश की आवश्यकता को पूर्ति करने वाला होता है। तो वो सब काम करके हमने यह मृदा परीक्षण मशीन भी अभी हम रेजिड्यू मैपिंग के लिए कर रहे हैं। मेरे को माननीय अमित भाई जो हमारे गृह मंत्री, सहकारी मंत्री हैं, उन्होंने एक दिन कहा, बोले जी ये जो हमारे सारे सैंपल्स फेल हो जाते हैं, विदेश जो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाइए कि आदमी किसान देख सके इसमें कोई पेस्टिसाइड और केमिकल का लेवल ज़्यादा तो नहीं है। फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि उसके लिए क्या हो रहा है। तो हमको पता चला कि दूध आदि के लिए थोड़ा बहुत काम वो करनाल डेयरी में, क्या उसमें NDRI में थोड़ा सा काम हो रहा है। उससे उनसे भी क्या नाम था, बंसल जी क्या नाम था, साइंटिस्ट जो थे, उनको भी बुलाया, सब करा। फिर हमने कहा कि ये तो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। फिर हमको पता चला कि वो बार्क वाले, क्या नाम उसको, बार्क वाले ना, बार्क बोलते हैं ना उनको, जो आपका मुंबई में जो संस्था है भाभा एटॉमिक रिसर्च वालों में, पता चला कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी है। फिर हम वहाँ गए, उन लोगों से फिर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हुई, पर हमें लगा जो चाहिए वो नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर जो मशीन तो बन सकती थी, परंतु उसके अंदर जो एंजाइम बोलते हैं ना, क्या वो एंजाइम जो चाहिए वो विदेशी था, वो बहुत महंगा था। तो हमने कहा कि एंजाइम भी हम बनाएं। तो इन्होंने बनाई एंजाइम, और उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आई। तो स्टेबल होने में 2 साल लगा दिए इन्होंने। मेरे को कहते रहे, आचार्य जी अभी होगा, आचार्य जी अभी होगा। अभी भी आते आते विक्रम से पूछा, मशीन बन गई? बोला आचार्य जी रेडी है। तो रेडी है मतलब अभी होने वाला है। तो वह भी हो जाएगा। इतना छोटा सा किट है, वो शायद होगा तो डेमो आपको डमी दिखा भी देंगे। और वो घर पे भी रख करके मुश्किल से 4-5 हज़ार का खर्चा, और रिएजेंट का भी उसका 40-50 रुपये में। आपको डाउट हो कि आपके घर की सब्जी, आपके घर के अन्न या केमिकल के हिसाब से कोई लिमिट से ज़्यादा पेस्टिसाइड तो नहीं है, तो आप घर में माप सकते हैं। वह भी काम अभी पतंजलि के द्वारा होने वाला है। तो इस तरह से हम अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को पता चले, देश बहुत बड़ा है, सब लोगों को पता चले। कई बार क्या होता है कि हमारी एक आदत भी होती है, हम लोगों की सबकी आदत, उसमें मैं भी शुमार हूँ, मैं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता हूँ, कि हमको जब पता चलता है ना किसी की नेगेटिविटी की बात, तो हमारे कान ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं। अच्छा, बोले वो तो बदमाश है, बोले और क्या क्या है। यानी बदमाश को सुनने में हमको शौक है, पर वो कहे वो तो बहुत सज्जन है, बोले ये तो उसका भगत होगा इसलिए बात कर रहे हैं। तो ये जो है कि हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा कहे तो लोगों को सुनने में कम रुचि रही। अरे वो आदमी तो बहुत देवता है, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। आपस में भी कभी सोच लेना, आपकी हमारी रुचि थोड़ी कम रहती है। बोले ठीक है, तो उसको मानता। ये कहे कि एक बिल्कुल ख़राब है, घटिया है, उल्टे काम करता है, तो फिर अच्छा और क्या करता है। घरों में माताएं बहनें कहे उसका बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, फिर ये है, लगता है तो बेटे बहू के चापलूसी कर रहे हैं। बोले वो तो बेटी उसकी बहू उसके साथ भाग गई, उसकी बिटिया तो वहाँ चली गई। फिर वो पूछेंगे अरे और उसकी और क्या हुआ। मतलब घर से लेकर के कार्य क्षेत्र, ऑफिस में भी, कि कोई कहे कि वो हमारे बॉस तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को जैसे आप सीनियर हैं, कोई जूनियर कह दे ऐसा, अरे ये तो उसका चमचा कर रहा बॉस। बोले खराब। बोले और क्या क्या करता है, तुरंत चमचागिरी खत्म हो गई। तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन प्रवृत्तियों से भी हमें बचना पड़ेगा। दुनिया में बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, और पतंजलि उनमें से एक अग्रणी संस्था है, उसके लिए हमें गर्व है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, बहुत समय हो गया, तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, और मैंने बहुत समय ले लिया क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी भी आने वाले हैं, बाकी आपको सुनेंगे, हम यहीं बैठेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्री। इस कॉन्फ्रेंस व पतंजलि कार्यों के संदर्भ में हमारे ज्ञानवर्धन हेतु व अपने ओजपूर्ण विचारों से हमें प्रेरणा देने के लिए हम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
अब मैं मुख्य संबोधन के लिए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राजबीर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर राजबीर सिंह जी वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के NRM विभाग में सहायक महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपने ICAR अटारी लुधियाना के निदेशक और ICAR एवं भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में भी सेवा दी है। आपका विशेषज्ञ क्षेत्र संरक्षण कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, प्रिसीजन फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम और प्राकृतिक खेती है। आप रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, नानाजी देशमुख ICAR अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि हम जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर राजबीर सिंह जी का स्वागत करें। डॉक्टर राजबीर। धन्यवाद बहन जी, आपने मेरे बारे में जो शब्द कहे हैं उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। शायद उनमें से बहुत सारे जो अवार्ड वगैरह हैं वो तो प्रभु की कृपा है, लेकिन आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय परम आदरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, मेरे गुरुजी डॉक्टर A.K. मेहता जी, डॉक्टर K.S. सेठी जी, आज ही आपके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और आपका जो कार्य है उससे मैं प्रभावित हुआ। डिग्नेटरीज प्रेजेंट ओवर हियर, रिसर्चर, साइंटिस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सर पिछले 1 घंटे से जो आपने आचार्य जी ने जो विचार रखे, तो मैं ये सोच रहा था कि अब मैं बाकी बचा ही कुछ नहीं है, बोलूँगा क्या। तो मैंने सोचा कि पतंजलि के बारे में बोलते हैं शुरू में। सर आज सुबह जब मैं करीब 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था सर, मैं अति उत्साहित था कि आज बाबा जी से मुलाकात होगी। उससे पहले भी हम हिसार में 2 प्रोग्राम किए थे बाबा जी के, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात है सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, देश में जब हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति की सीट जगह मानी गई थी PAU लुधियाना, IARI न्यू दिल्ली। और जब हरित क्रांति हुई थी तो उसके अंदर नए बीज आए थे, खाद और पेस्टिसाइड और मशीन का बड़ा योगदान था। जो देश के अंदर भूखमरी से उससे निकल के हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन जो हरित क्रांति थी उसके कितने बड़े नुकसान हुए हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट तो हुए हैं, लेकिन हमने अपना पर्यावरण, अपनी धरा को, अपने पानी को, सबको पोल्यूट कर दिया है। आप देखते हैं जब धान कटने का समय आता है तो पूरी दिल्ली चौक हो जाती है और सभी यही कहते हैं कि धुआं जो है वो पंजाब से और इस तरफ आ रहा है। अब वो धुआं आ रहा है या नहीं आ रहा है इसकी तो मैं कोई ठोस मेरे पास सबूत नहीं है, पर ये बात ज़रूर कि धुआं तो क्रिएट होता ही है। देश आज़ाद होने से पहले भी जो खेती होती थी उसमें ना ही तो कोई फर्टिलाइज़र यूज किया जाता था, ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज किया जाता था। मानवता हजारों साल से चल रही है, तो इसका मतलब कोई सिस्टम तो था जिससे हम पोषण भोजन का व्यवस्था करते थे पिछले हजारों सालों से। लेकिन पिछले 60-70 साल में जो हरित क्रांति थी उसके दुष्प्रभाव जब पता लगे, तब पता लगा कि हमें रास्ता कुछ और चुनना पड़ेगा। और सर मेरे को बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है, अंदर से मैं उत्साहित फील करता हूँ कि पतंजलि अपने आप में एक नई राह दिखाई है पूरे देश को, और वो राह है नव हरित क्रांति। और आज भी आप जैसे बता रहे हैं कि नव हरित क्रांति की एक कृषि की आपने बुकलेट ली है, तो आपके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो ये अभियान चला जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का, उसके प्रभाव काफ़ी अच्छे और सुखद आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि पतंजलि यूनिवर्सिटी
या आपका इंस्टीट्यूशन जो है पूरे देश में 8% तक प्रोसेसिंग करता है, तो अब आप ये जानते ही हैं कि घर घर के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस हो चुका है दूसरी कंपनियों की बजाय। अब पतंजलि के ही प्रोडक्ट पूरे देश में बिकते हैं। और इसके साथ साथ जो आज आपने एक ये कॉन्फ्रेंस का आधार रखा और उसका जो टाइटल है, मैं टाइटल के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वस्थ धरा, हेल्दी सोयल। मुझे लगता है इससे बढ़िया यदि वन हेल्थ की पूरी दुनिया के अंदर बात चल रही है तो सबसे बड़ा ठोस आधार या बेस जो है वो धरती माई है। और हम तो धरती को हमेशा से माँ का रूप के रूप में मानते हैं। हमारे शास्त्रों में भी बिल्कुल क्लियर लिखा हो कि धरती माँ, लेकिन हम ही लोगों ने उसकी ध्यान ना देते हुए उसको इतना पोल्यूट कर दिया कि आज के दिन हमें इसके बारे में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि किस तरह से धरा को स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि धरती माँ यदि स्वस्थ है तो सारी चीज़ें अपने आप फेजेस के अंदर और पूरी फूड चेन के अंदर वो चीज़ जाएगी तो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। सर, तीसरी बात यह है कि इस सेमिनार के अंदर आपने, यदि सोयल साइंस की बात करूं तो 4 इंस्टीट्यूट देश के अंदर जो अग्रिम है। नंबर 1 IRI, नंबर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भोपाल, नंबर 3 PAU, नंबर 4 HAU। और चारों इंस्टीट्यूशंस के लोगों को आपने बुलाया हुआ है। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे चर्चा होगी और जो इसकी रिकमेंडेशन आएगी वो काफ़ी सुदृढ़ होगी। हम आजकल बात करते हैं सर सैटेलाइट से सोयल, उपग्रह से और धरती तक का, मतलब उसको किस तरह से जोड़ा जाए ताकि साइंटिफिक वे से, और इस झंझट को ही क्या ख़त्म कर सकते हैं कि सैंपल लेके आओ सोयल से, फिर उसको एनालाइज करो, वेट एनालिसिस करो, ड्राई एनालिसिस करो। अब तकनीक उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए कि यदि धरती के ऊपर से उसको देख लिया जाए तो अपना बगैर टच किए नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड जो है उससे भी एनालिसिस हो सकते हैं। ऐसी टेक्निक आ रही है और मुझे लगता है संजय भाई साहब यहाँ पे है तो वो इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और देश के अंदर, पूरे भारत देश की एक सोयल नीति की बात चल रही है कि धरती की एक नीति हो, किस तरह से उसका, धरती का हम संभाल रखें ताकि ये स्वस्थ बनी रहे और वन हेल्थ का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट सोयल है उसको आगे तक ले जाया जा सके। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने नंबर 1 कॉन्फ्रेंस की, नंबर 2 उसका जो मुद्दा है वो स्वस्थ धरा रखा, नंबर 3 जो देश के लीडिंग साइंटिस्ट है उन सबको आपने बुलाया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो चर्चाएं होंगी उसके अंदर चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से निकल के आएगी। सर अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो धरती का डॉक्टर बनाया आपने और इसकी क्या जर्नी रही, कैसे कैसे आपने संघर्ष करके इसको बनाया। इसी तरह से भोपाल में जो सोयल साइंटिस्ट मृदा हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी एक मशीन बनाई थी। और जब ये प्रोग्राम आया था सोयल हेल्थ मैनेजमेंट का सरकार की तरफ से, 25 करोड़ सोयल सैंपल एनालिसिस हुए हैं जिसके अंदर करीब 8000 सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी देश के अंदर है। और जो इन्होंने मशीन बनाई थी वो भी लगभग मुझे लगता है 2 करोड़ के आसपास उसमें हुए हैं एनालिसिस। तो आपने भी इसका जो ये मिट्टी का डॉक्टर बनाया है तो इसकी ज़रूर, जैसे CSSRI ने टेस्टिंग की तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। यदि हमारे इंस्टीट्यूट ICR का बोल देता है कि भाई ये मशीन उसी लेवल की है या उससे बेहतर है तो हमें प्रोक्योर करने में उसको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और जैसे अभी आपने पुरुषोत्तम राणा जी का नाम लिया था कि भाई आपको तो लेना ही चाहिए, तो मैं अभी बोलता हूँ उनको कि जाते वक्त एक मशीन ले ही जाना अपने यहाँ पे, तो बाकी फॉर्मेलिटी बाद में करते रहेंगे। सर मैं ये मानता हूँ आचार्य जी कि मिट्टी का टेस्टिंग सबसे ज़रूरी, मतलब किसी भी खेत की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी टेस्टिंग होती है। हमें एक बार मिट्टी की ताकत पता लग जाए कि इसके अंदर कितनी ताकत है तो उसको, यदि उसमें कम ताकत है तो ज़्यादा उसको कुछ खिलाया जा सकता है, लेकिन यदि पता नहीं है तो उसका कोई, फिर वो उस तरह से पूरा अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सर दूसरा आपने
मृदा स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण की बात की। दूसरी आपने जो बात की वो की प्रबंधन, कि एक बार हमें ये पता लग जाए कि मिट्टी के अंदर फलाना फलाना तत्व है, उसके बेस के ऊपर हम इंटीग्रेटेड में यूज़ करें, चाहे या बैलेंस फर्टिलाइजेशन ही कैसे कर सकते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर शब्द आपने यूज़ किया वो है सतत खेती। सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, टिकाऊ, कि हम खेती करते रहें, कुछ कुछ ज़्यादा भी होता रहे लेकिन उससे कम ना आए किसी भी तरह। तो टिकाऊ खेती के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई, एक दो चीज़ें मैं छोटी छोटी हैं पर इम्पोर्टेंट है सर, मैं समझता हूँ कि उनको बताना ज़रूरी है, और जिसके अंदर स्वस्थ दरा का सबसे बड़ा योगदान होगा सर। जैसा कि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया आज मानने लगी। 20 साल पहले हम जब क्लाइमेट चेंज का डाटा प्रेजेंट किया, पेपर छपे, पेपर पब्लिश हुए, लोग बोलते थे तो झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज आप देखेंगे पिछले 5 साल में, पिछले 20 साल की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 4 साल की चीज़ें गिनाऊंगा आपको पता लगेगा कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कितना स्पीड से हो रहा है। और जिन ज़मीनों में जो स्ट्रॉन्ग थी, जो स्वस्थ ज़मीनें थी, वहाँ पे उसका नुकसान कम हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा ये बताऊंगा कि अभी हमने एक अभियान चलाया था, उसका नाम था विकसित कृषि संकल्प अभियान। पूरे देश के अंदर हम 15 दिन किसानों के साथ मिले थे, उसकी कुछ लर्निंग आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। आचार्य साहब, 2022 के अंदर हीट वेव आई थी देश के अंदर, खासकर उत्तरी भारत के अंदर। 40 लाख या 4 मिलियन टन वीट का प्रोडक्शन, जो कनक का गेहूं का प्रोडक्शन 4 मिलियन टन देश के अंदर कम हुआ था। यदि उसकी मैं कीमत आंकूं तो 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक सीजन में। और उस सीजन में हुआ क्या था कि 5 दिन जो एवरेज टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वो 5 डिग्री बढ़ गया था। उसके कारण गेहूं सिकुड़ गई, उसके दाने सिकुड़ गए, और उसके कारण जो उसका उत्पादन था वो कम हो गया था। ये डायरेक्ट केस था, हमने इसको पब्लिश भी कराया। ये डायरेक्ट केस था क्लाइमेट चेंज का, किस तरह से कुप्रभाव पड़ रहा है। 23 के अंदर क्या हुआ सर, फरवरी के महीने में लंबा स्पेल था जिसके अंदर बारिश काफ़ी दिनों तक चली। और जहाँ पे बारिश लंबे समय तक चलती है तो उसके अंदर क्या है, फिर हवाएं भी चलती है, और हवाएं चलती है तो फिर उसकी लोजिंग भी हो जाती, डिग जाती है गेहूं। पूरे उत्तरी भारत के अंदर, पंजाब के अंदर 33% जो रकबा था गेहूं का, उसमें 33%, जो सैटेलाइट से हमने डाटा लिया, 33% गेहूं लोजिंग हो गया था सर। हरियाणा में 29% और उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 21-22% लोजिंग हो गई थी। अब ये 2 इंसिडेंट्स मैंने इसलिए गिनाए हैं कि इसका धरती से क्या रिलेशन है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमने उसके ऊपर फिर कुछ काम किया, जहाँ हमें मालूम था कि किसानों ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड या बैलेंस फर्टिलाइजेशन किया या वो तकनीक यूज़ की जो धरती माता की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है, वहाँ पे इनका नुकसान काफ़ी कम था। दोनों सिचुएशन के अंदर, चाहे वो हीट वेव बढ़ी हो, हीट वेव आई हो, चाहे लंबे समय तक बारिश हुई, दोनों केसेस के अंदर नुकसान बहुत कम था। इसलिए हम उन तकनीकों को क्लाइमेट रिजिलियंट तकनीक मानते हैं। खास करके जैसे कि आप जानते हैं उत्तरी भारत के अंदर, हरियाणा पंजाब में गेहूं धान की जो क्रॉपिंग सिस्टम है, उसके अंदर फिर धान की कटाई के बाद समय कम होता है, गेहूं को बोने के लिए वो आग लगा देते हैं। तो हमने ऐसी मशीनें तैयार की हैं जो खड़े जो स्टबल्स होते हैं उनके अंदर ही गेहूं को बिजाई कर देते हैं, और वो जो बिजाई हुई उसके कारण उनका रूट सिस्टम बहुत रोबस्ट हो जाता है। और वो इस तरह के जो जखेड़े आते हैं, हीट वेव के अंदर वाटर रेगुलेशन बहुत बढ़िया होता है। पानी यदि ज़्यादा बरसता है तो भी उसको सोख लेता है, वो मिट्टी का अंदर पानी जाने की क्षमता, पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देती है। तो ये कुछ एक ऐसी तकनीक हैं जिनके साथ हम यदि करें, जिसको हम आगे जाके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या कार्बन पॉजिटिव सॉल्यूशंस बोलते हैं। तीसरा चीज़, एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पे सॉल्यूशन ही किसान ने दिया सर। आलू होता है, आलू बटों पे लगाते हैं, और आलू
जो आप जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है सर। यदि 2-3 दिन पानी खड़ा हो जाए, मेहता जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है। तो उसी वक्त जब मैं बोल रहा था कि लंबे स्पेल के कारण गेहूं के अंदर नुकसान जो लॉजिंग हुई थी, उसी तरह पोटैटो के अंदर पानी जब खड़ा हो गया था तो उसके कारण पोटैटो का नुकसान होना तय था, क्योंकि पानी वाटर लॉगिंग के अंदर वो फिर गलने लग जाता है आलू। तो पीएक्यू पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में ऐसी सिचुएशन पे ये लिखा होगा, ड्रेन आउट द एक्स्ट्रा वाटर। अब कुछ बताने वाला हो कि पूरे एरिया के अंदर जब बारिश हो रही है, हर जगह पानी भरा हुआ, तो पानी कहाँ ड्रेन आउट करें खेत का? दैट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। हमारी डिस्ट्रिक्ट कंटीजेंट प्लान है, उसमें भी लिखा हुआ है कि ड्रेन आउट द एक्सेस वाटर। लेकिन दिक्कत ये है किसान की, पानी लेके जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ ही तो पानी है। तो आप देख के हैरान रह गए सर, एक किसान ने उसका सोल्यूशन दिया। मैं इसके अंदर इतना बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर करीब 1 लाख हेक्टेयर के अंदर पोटैटो आलू होता है सर, और उसमें 40% जो आलू है वो बीज के काम आता है। पूरा देश में बीज के रूप में जाता है पंजाब से। तो इसका मतलब ये था कि आलू की फसल तो बर्बाद होनी ही थी, साथ में अगले साल जो आलू पूरे देश में जाना था वो चैन टूट जानी थी, तो अगले साल भी आलू के रेट बढ़ जाने थे। अब सॉल्यूशन देखो जो किसान ने निकालना। एक किसान जिसने 25-30 एकड़ किराए पे लिया हुआ था, लीज पे लिया था, उसको नींद नहीं आ रही थी, करूँगा क्या मैं, तो मेरी तो फसल बर्बाद होगी। उन्होंने जेसीबी मंगाई सर, आधे एकड़ के अंदर उसने पट्टा या क्या कहेंगे खड्डा खोद दिया आधे एकड़ के अंदर, और सारा, क्योंकि चैनल के अंदर तो आलू लगता ही है, सारा चैनल का पानी जो है उसके अंदर डाल दिया। अब ये देखो कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया उसने आधे एकड़ के अंदर पौंड बना के 25 एकड़ का आलू बचा लिया। और सुबह जब लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया इसने, पूरे जालंधर के आसपास जितनी जेसीबी थी सब काम छोड़ के खेतों में चली गई, और वो सब उन्होंने अपने खड्डे खोद खोद के अपनी आलू की फसल बचा ली। क्लाइमेट चेंज का किस तरह से एक किसान का दिमाग चला और उसने पूरे एरिया के आलू को बचा दिया सर। उस वक्त वैज्ञानिक नहीं आया था। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इनोवेटर। ये जो सर हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था 15 दिन के लिए, 15 दिन में 728 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 60,000 गाँवों के अंदर हम गए। 1,35,00,000 किसानों के साथ सीधा संवाद किया हमने, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा। पहले जैसे आप कह रहे थे ना कि ये आईसीआर वाले काम कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, उनको ये पता ही नहीं कि किसान की डिमांड क्या है, किसान को क्या चाहिए और वो क्या करने लग रहे हैं। डिस्कनेक्शन था। जैसे आप कह रहे थे कि बस में जाता था, अभी आप तो बस में तो चले गए, कितने ऐसे लोग हैं जो बस में भी नहीं जा पाते। अब जाके कहाँ देखें क्या करें, उस तरह की सिचुएशन है। तो जब वैज्ञानिक लोग किसानों के पास गए, आप जान के आपको आश्चर्य होगा सर, पूरे देश में 500 ऐसे विषय मिले छोटे छोटे, जो किसानों को यदि दे दिए जाए, उनका सॉल्यूशन दे दिया जाए तो किसान का भला हो जाए। और उन छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते। अब जाके वो 500 उनके इश्यूज़ हैं, उनको मैंने वर्गीकरण करके अलग अलग इंस्टीट्यूट को दिया। साथ में सर जैसे मैंने बताया था, देखो किसान ने सॉल्यूशन दिया, आलू का एग्जांपल दिया आपको, इसी तरह हमने करीब 300 नवाचार, जो किसान खुद नवाचार करते हैं, वो चीज़ें किसी भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस या किसी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन में नहीं है सर, लेकिन किसानों के पास उन चीज़ों का सॉल्यूशन, उनको कैप्चर किया, उनको डॉक्यूमेंट किया सर जैसे आप बता रहे थे, और उनको अब ये बोला गया कि उन किसानों को, उन इनोवेटर्स को रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में बुलाओ, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जो मशीन या जो तकनीक उसने तैयार की है, यदि उसको साइंटिफिकली हम और ज़्यादा अच्छी तरह से वैलिडेट कर दे तो वो एक बहुत बड़ी किसान के काम आ सकती है। तो ये 2 चीज़ें जो की थी, इसका बड़े अच्छे प्रभाव आने लगे हैं। तो इस तरह से जो ये हमने अभियान चलाया था, तो जब तक हम साइंस ऑफ डिस्कवरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है और साइंस ऑफ डिलीवरी, इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमें किसानों के साथ काम करना चाहिए, और ये सबक आपके इंस्टीट्यूट से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता सर, जो आपने करके दिखाया किसानों के साथ, किसानों के लिए, देश के लिए,
तो ये चीज़ें जो आपसे हम ये सीख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं कम से कम इस चीज़ को आके यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन में, इस यूनिवर्सिटी में, इस प्रांगण में ये नव हरित क्रांति का केंद्र, हरित क्रांति के केंद्र वो थे, लेकिन यहाँ पे जरूर का धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ आज यहाँ आके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचारों से हमारे ज्ञान की समझ की वृद्धि करने के लिए। अब मैं डॉक्टर वेदप्रिया आर्य मैम से निवेदन करूंगी कि वे एनसीवीटी के थ्रू हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनके बारे में, आपके साथ में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में कुछ विचार साझा करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी, जिनके दिव्य वचनों को, आशीर्वचनों को हमने अभी सुना, जिनके मार्गदर्शन में ये हरित क्रांति, नव हरित क्रांति और बहुत सारी ऋषि क्रांति, योग क्रांति, कृषि क्रांति लगातार चल रही हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। आप आईसीआर के सेक्टर में बहुत बड़े वरिष्ठ पद पे हैं और आपने इतनी सरलता से इतने गंभीर विषय को हम सब के सामने रखा, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हैं,
उसके साथ साथ हमारे कृषक भाई बहन भी जो कि एफपीओ से हैं वो भी आज हमारे बीच हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हमारे बीच है सभी लाभान्वित हुए हैं। पुनः मैं आपका सर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसा आचार्य श्री जी ने बताया कि ये जो कृषि क्रांति है, जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं या अगर हम जब आगे भावी पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तब किसी भी प्रकार के रिसर्च को, कोई भी नवाचार को, अनुसंधान को हम आगे नहीं पहुंचा सकते। पतंजलि परिवार, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से, पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान के माध्यम से, पतंजलि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से और उसके साथ साथ जैसे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल के माध्यम से लगातार कई वर्षों से कृषि के ऊपर अनुसंधान कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने देखा भी, अभी पूज्य महाराज जी ने बताया था, केवल नवहरित क्रांति ही नहीं, लेकिन अगर हमें सिलेबस में, वोकेशनल एजुकेशन में अगर किसी भी प्रकार से कृषि को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे आचार्य जी ने बताया कि एनसीवीटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वहाँ से हमारे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को और पतंजलि विश्वविद्यालय को ड्यूअल एक्रीडेशन बॉडी का स्टेटस प्राप्त है। इसके ज़रिए सर हम असेसमेंट एजेंसी भी हैं और हम अवार्डिंग बॉडी भी हैं, यानी हम कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके हम उन कृषक भाई बहनों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही जो हमारे नवीन विद्यार्थी हैं, जो यूथ है, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके मुख्य धारा से जोड़कर इस वोकेशनल एजुकेशन के साथ हम उनको जोड़ते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव है कि जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग क्रांति का अलख देश के विदेश के हर कोने में आज सब परिचित हैं योग से, उसका एक अलग जगाया है, इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। एक ढांचे के रूप में, सरकारी तंत्र के ढांचे के रूप में भी एनसीवीटी के कोर्सेज की शुरुआत जो है वो पतंजलि ने की है। आज हमें लगभग 1 वर्ष और 4 महीने हुए हैं हमें ये स्टेटस मिले हुए। मुझे बताते हुए गर्व है कि इसमें सोयल टेस्टिंग जूनियर टेक्नीशियन, ये NSQF का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का जो फ्रेमवर्क है, वो कोर्स हमने पहली बार पूरे देश में न्यूली डिज़ाइन किया है, उसका अप्रूवल प्राप्त किया है और आज DYMT विभिन्न सेंटर्स के माध्यम से आज पूरे देश में किसान भाई बंधुओं को या जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको भी ये ट्रेनिंग कराने के लिए एक प्रामाणिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने किया पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम, उस कार्यक्रम के अंतर्गत और उसके अंदर ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो जॉब रोल्स होते हैं उनको भी हमने न्यूली डिज़ाइन किया। ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर्स, उसको भी सामूहिक कृषि व्यवसाय के रूप में, उस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी पहली बार पतंजलि के द्वारा जो है वो आज देश को और दुनिया को दिया गया है। जब हम इस कड़ी में बात करते हैं तो मशरूम ग्रोवर, क्योंकि मशरूम ग्रोवर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यवसाय हो सकता है। आप सब जो बच्चे बैठे हैं, आप बहुत बार रील्स वगैरह देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, सब पे आपने बहुत बार सुना है कि कुछ स्किल सीख कर आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। मशरूम ग्रोवर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपना कारोबार, अपना व्यवसाय, अपनी जॉब वगैरह छोड़कर और उन्होंने यह अपना एक व्यवसाय को अपना लिया और आज वो मशरूम एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और तब जाकर आज अपनी मार्केट असिस्टेंस के द्वारा वो कार्य कर रहे हैं। मशरूम ग्रोवर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी न केवल हमने उत्पादन कैसे करना है वह बताया है, कौन कौन सी स्पीशीज का उत्पादन कौन कौन सा लाभ देगा वह बताया है, अपितु पूरी मार्केट असिस्टेंस के द्वारा किस प्रकार से रोजगार सृजन और उसको व्यवसाय के साथ जोड़ा जा सकता है, बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, उसमें भी उसको बताया है। उसके लिए भी पहला ऐसा पाठ्यक्रम पतंजलि के द्वारा तैयार किया गया। जब हम योग की बात करते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े योग की संस्था के रूप में पूरे देश में विख्यात हैं, तो योगा इंस्ट्रक्टर के नाम से
NSQF का एक बहुत बड़ा करिकुलम हमने इसको भी लागू किया है। NSQF का योगा इंस्ट्रक्टर, उसका भी प्रमाणीकरण हमें NCVT के द्वारा दिया गया है और योगा इंस्ट्रक्टर को प्रामाणिक रूप से NCVT के द्वारा प्रमाणित इस संस्था के द्वारा अभी किया जा रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा इसी कड़ी में, क्योंकि बायोलॉजिकल या बायोलॉजिस्ट, क्योंकि पतंजलि अनुसंधान संस्थान में प्रति वर्ष लगभग 300 विद्यार्थी बाहर से आते हैं जो डेजर्टेशन या किसी प्रकार के समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। तो हमें बड़ी इस प्रकार की ज़रूरत लगी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट NSQF कोर्स भी हमने सबसे पहले अलाइन करवाया और आज वह भी एक कोर्स के रूप में पतंजलि के पास उपलब्ध है। NCVT के द्वारा हम उसका भी, इन 5 कोर्सेज की अभी हमें मान्यता प्राप्त है और 9 कोर्सेज के लिए हम लोगों को प्रारंभिक क्योंकि कई स्टेज होती हैं, तो प्रारंभिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है और उसकी फाइनल मान्यता 3 महीने के अंदर हमें मिल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। मैं पुनः धन्यवाद करूंगी पूज्य आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन का, जिनके द्वारा इतने सारे कार्य संभव हैं, तथा पूरी टीम का, पतंजलि अनुसंधान संस्थान, जैविक अनुसंधान संस्थान, जहां 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक इन सभी कार्यों में निपुण हैं और विभिन्न स्पेशलिटीज़ हमारे पास हैं, क्योंकि एक कोर्स को बनाने के लिए हमें वहाँ पर उस प्रकार का एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होता है। तो आज 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक जो हैं इस पर कार्य किए हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ NCVT के द्वारा भी इस वोकेशनल पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हम आगे तक इसको पहुँचा पाएंगे। जैसा कि आचार्य श्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया, NRO के माध्यम से, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा प्रदान किया गया है। इस योग्यता के अनुसार, इस नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमने आसाम में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और उसके साथ साथ जो साउथ के कुछ हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनके करवाए हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आसाम में वह महिलाएं पहली बार एरोप्लेन में बैठी हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ हैं आसाम के जो SRLM के भी, जिन्होंने इसको जरूरी समझा और उन्होंने आकर अपने विचार साझा पूज्य आचार्य श्री जी से किए कि इस ट्रेनिंग के कारण ही वो यहाँ पर पहली बार एरोप्लेन में बैठकर वो यहाँ आई हैं। इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं बोडोलैंड एक ऐसा इलाका पड़ता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी चीज़ें नहीं पहुंची हैं। मैं ये भी साझा करना चाहूँगी सर यहाँ से, हमारे रूरल मिनिस्ट्री के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी रैंडम विजिट होती है बोडोलैंड इलाके में, आसाम में, और वो बोडो महिला धरती का डॉक्टर जिसको हमने बनाकर भेजा था, वह उनको बोलती हैं कि आचार्य जी ने हमें धरती का डॉक्टर बना के भेजा है, हम डॉक्टर बन गए हैं। ये इस प्रकार का एक उनका जो अंदर का उद्भाव है कि हम डॉक्टर बन गए हैं, हम कृषि के लिए कार्य करते हैं, ये हमारे को और ज़्यादा उत्साहित करता है इस प्रकार के कार्य करने में। इतना ही नहीं, क्योंकि भरवा सॉल्यूशन, भरवा एग्री साइंस हमारी IT कंपनीज भी हैं सर, हम एग्रीटेक के ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं। आज शायद ज़्यादा हमने कृषि की चर्चा की है, लेकिन एग्रीटेक भी हमारा एक बड़ा क्षेत्र है। एग्रीटेक के संदर्भ में जितने भी हमारे जो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो भी सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, चाहे AI के माध्यम से किसान फील्ड में फ़ोटो खींचे और उसको पता चल जाए कौन सा रोग उस पौधे को है, उसका डायग्नोसिस हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो सभी एक ही रूप में हमारे पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से पूरा वेदर फोरकास्ट से लेकर क्रॉप सर्वे को, क्रॉप प्रिडिक्शन एनालिसिस, ये पूरा का पूरा हरित क्रांति के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसके अंदर ये पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पूरा कैडेस्ट्रल मैपिंग, एक एक गांव के एक एक किसान लेवल तक उसकी मैपिंग की गई है। ये भी कुछ ऐसे काम हैं जो कि पतंजलि ने सबसे पहले देश में किए हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम अन्नदाता की बात करें, अन्नदाता एप्लीकेशन जो कि एक ई मार्केट प्लेस भी है, इसके ज़रिए
पूरे अपने प्रोडक्ट को किसान बिना किसी मिडलमैन के कैसे डायरेक्ट ट्रेडर्स को बेच सकते हैं, इस माध्यम से भी ई मार्केट प्लेस की पूरी यहाँ पर कार्य जो है उसका किया गया है और आज वो क्रियान्वित भी हो चुका है। जैसे कि आपने अपने उद्बोधन में बोला, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि हमें बड़ी खुशी है कि ICAR ने भी लिस्ट ऑफ मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स में भी धरती के डॉक्टर मशीन को डाला है। उसका भी उनके पोर्टल पर वो उपलब्ध है। ये जानकारी भी मैं अभी साझा करना चाहूँगी। अभी ये रिसेंट बेसिकली 30 सितंबर को ये सारा कार्य हुआ है, तो हम सब के लिए गर्व और खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी इस कार्य को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम को और पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी महाराज के गाइडेंस को पुनः नमन करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हुए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ओम सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी पधारने वाले हैं, तो ये तो मैंने कहा भी डॉक्टर वेदप्रिया जी को थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो इसी तरह से ये मैंने बताया था आपको, ये रेजिड्यू मैपिंग का ये डेमो ये 3D प्रिंटिंग में अंदर है, ये बन करके आज ये अभी आ गया है। तो निश्चित रूप से, और मैं डॉक्टर शायद संजय जी, तो आदरणीय संजय जी से भी मैं आज मिलूँगा कि आपने क्या मृदा परीक्षण का आपने क्या किया है, और हमारा भी आप देख करके, तो अब दो मिल करके एक नहीं, हम सब मिल करके एक होएंगे और बड़ा काम करेंगे। और एक मशीन के लिए भी मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का, राजवीर सिंह जी का वो करता हूँ कि आपने हमारी आज बोहनी कर दी सुबह सुबह पर अभी सारे सेंटर में लगाना है आपने। तो ये मशीन सच में ही हमने बहुत परिश्रम किया, और आदरणीय जैसे आपने बताया कि डॉक्टर संजय जी ने बहुत सारा उस क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी के साथ में जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को लेकर के क्रॉप एनालिसिस वाले के ऊपर भी हमने काफ़ी काम किया था। इसरो से भी हमने डेटा परचेज किए थे, अलग एक IBM संस्था है उसके लिए हमने वेदर का डेटा परचेज किया था। वो सारी चीज़ें रह गई, हम लोगों ने बहुत सारा काम कर करके कुछ तो हमने इकट्ठा करके रखा, कुछ काम किया है। और पतंजलि एक ऐसी संस्था है, कल मैंने उनको दिखाया आदरणीय चेयरमैन साहब को, नाबार्ड के चेयरमैन साहब को, शाह जी को, क्योंकि पूरे देश का, क्योंकि एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, तो बहुत सारे काम स्टेट लेवल पर होते हैं। तो जब PM किसान योजना शुरू हुई तो जा करके फार्मर का डेटा सेंट्रल लेवल पर जो भी इकट्ठा है वो सिर्फ PM किसान के माध्यम से है। इसके अतिरिक्त सेंट्रली डेटा नहीं है, पर हमने पूरा डिजिटली कैरेस्ट्रल मैप को पूरा डिजिटली कर करके जियो फेंस करी हुई है। लगभग 40% हिंदुस्तान का डेटा हमारे पास है, जो किसी भी सरकारी संस्थान के पास नहीं है। तो उस लेवल पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो थोड़ी क्योंकि विषयों से संबंधित हम लोगों ने चर्चाएं की है, यदि उसको देखें तो बहुत ज़्यादा कार्य पतंजलि के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं यही निवेदन करता हूँ कि हमारे द्वारा किए हुए कार्य का आप देश में पहुँचाने के लिए प्रयोग कर लीजिए। और जो क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वो ICAR छाप ले। मेरे को कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, पर सब जगह पहुँचाइए, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो वो अभी आज सबके आपकी उपस्थिति में मैंने सोचा कि पूज्य महाराज श्री आ रहे हैं, तो आप सब के लिए भी वो नव हरित क्रांति की एक प्रति पूज्य स्वामी जी के हाथों से मैं आप लोगों को दिलाऊंगा, तो हमें अच्छा लगेगा। तो बस यही आज का यह कार्यक्रम इस रूप में। तो श्रद्धेय स्वामी जी का आगमन हो गया है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप खड़े हो जाएं एक बार। जय ओ श्री गुरुभ्यो नमः। जी बैठ जाएं सब आप। तो महाराज श्री, एक सत्र हमारा ओपनिंग सत्र पूरा हो गया। बस आपका आशीर्वाद। आदरणीय डॉक्टर राजवीर सिंह जी, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ICAR में, तो वरिष्ठ पद पर है। और आवाज़ से तो बोली तो ऐसे अब हरियाणा के लग रहे था। हाँ, वो मैंने पता नहीं, पर वो हरियाणा वाला अलग से पहचान में आ जाता है उससे। तो और बाकी सभी
और बाकी वरिष्ठ वैज्ञानिक गण हैं, अलग अलग संस्थानों से, पूरे देश से पधारे हैं। ये हमारे सेठी जी, कुलवंत सेठी जी हैं। ये महाराज जी, ये पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे कुलवंत जी। अब वो पतंजलि के, हमने इनको सलाहकार नियुक्त कर रखा है दिव्य योगवंदर ट्रस्ट में। तो त्रिपुरा का जो काम है और आसाम का जो नॉर्थ ईस्ट वाला काम, प्लस अब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है दिल्ली में, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम के ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े स्मार्ट हैं, तो संपर्क ठीक ठाक है। तो हमने कहा हमारा संपर्क संबंध बनाने का काम आप कर रहे हैं। तो इसी तरह से अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये दो जी हैं, दोनों दास जी हैं नाम। तो ये दोनों, ये एक त्रिपुरा का देख रहे हैं, एक आसाम में देख रहे हैं। ये भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी IFS अधिकारी रिटायर्ड हैं। और बाकी ये शर्मा जी तो हैं इधर तगड़े वाले, ये भी अभी अपने मृदा परीक्षण वाला सारा काम ये इधर देखते हैं। इधर ये मेहता जी हो गए। इतने तो पतंजलि के अंदर में ही है, जो ICR और सरकारी सिस्टम से है। तो मैं अब बिना समय को करे श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद। फिर मैंने पुस्तकें मंगाई महाराज जी। हमने क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया का विमोचन नहीं कराया था, विमोचन कम, समर्पण ज़्यादा कर देंगे। हमने कहा वहीं छापो। बाकी नव हरित क्रांति जो पुस्तक थी हरित क्रांति का, तो आपके हाथों से सबको आशीर्वाद स्वरूप, जितने भी यहाँ पर वैज्ञानिक आए हैं बाहर से, तो उनको दिलाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पहला आशीर्वाद। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, ये हमारा वेद का उद्घोष है। और वेद में कोई बात कही जाती है उसकी गहराई तक हमें जाना चाहिए। मैं हमेशा इस एक बात को कहता हूँ, जो सरफेस पर सोचते हैं वो भीड़ है, भीड़ तंत्र है। जो वैज्ञानिक होता है वो उसके भीतर उतर करके देखता है। गुलाब के फूल को ऊपर ऊपर से देखता है, वो भीड़ तंत्र है। बड़ा अच्छा, रोज इज वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, आई लव रोज, बस ऐसे बोल देते हैं। उनको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। जो वैज्ञानिक होता है वो देखता है कि इसके अंदर मेडिसिनल कंपाउंड क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें गंधारी कैसे आ रही है वो, और इसके अंदर उस सुगंध का और इसके जो औषधीय गुण हैं उनका कैसे विकास हो सकता है, और ये किस मिट्टी पर पनपता है, इसको क्या रिक्वायरमेंट है, इसको पोषण कहाँ से मिलता है, इसको सुगंध और ये सारा कलर कहाँ से मिलता है। तो उसको वैज्ञानिक कहते हैं। तो सरफेस पर नहीं सोचे, भीतर जा कर के सोचे। और ये स्वस्थ धरा का संकल्प, क्योंकि धरती स्वस्थ होगी, संस्कृत में तो इस शरीर को भी क्षेत्र बोलते हैं, और जो खेत है उसको भी क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र का, क्षेत्र से मिट्टी का, और इसमें भी ये सारा शरीर तो प्रधान तत्व इसका में मिट्टी है। और मिट्टी के साथ जो है जल का और सारे उसके जितने भी मिट्टी में जितने भी गुण हैं उन सब का हमारे देह में समावेश है। ऐसे इन जीवन के और जगत के, पिंड के, ब्रह्मांड के, पूरे अस्तित्व के तत्वों को गहराई से उनका विश्लेषण करके एक वैज्ञानिक सोच, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ धरती का डॉक्टर माने ये भी अपने आप में ऑटोमेटिक मृदा परीक्षण एक जो मशीन बनाई है आचार्य जी ने, वह भी अपने आप में ये धरती पुत्रों के लिए, किसानों के लिए, और खेत में जो कुछ पैदा हो रहा है कहीं पर सोयल हेल्थ भी गड़बड़ ना हो और हमारी हेल्थ भी गड़बड़ ना हो। पूरी प्रकृति तो एक सामंजस्य, हार्मनी से चलती है। और उसके लिए स्वस्थ धारा के संकल्प के साथ यह जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन आपने आयोजित किया है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजबीर सिंह जी से लेकर के और सारे कुलवंत जी से, मेहता जी से लेकर के श्रद्धेय आचार्य जी की सन्निधि में यह जो आप अनुष्ठान चला रहे हैं, मेरा तो रोज़ का, मैंने सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय इसी के लिए डेडिकेट किया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस का, नेचर एनवायरनमेंट का, सोयल हेल्थ से लेकर के और हेल्थ की जो सोल है, आत्मा है, वहाँ तक का पूरा अनुष्ठान रोज 5 घंटे हमारे इसी को समर्पित रहते हैं कि भाई कैसे जो है सोयल हेल्थ से लेकर के हमारी सोल तक, ये जो हमारे अस्तित्व तक, ये जो पूरा ताना बाना है, इसको यदि हम सही दिशा में नहीं लेकर के गए, चारों तरफ गड्ढ हो रहा है। जिसको देखो उसी को बीपी, जिसको देखो उसी को शुगर। समझे आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, आई एम बॉर्डर लाइन, शुगर, और मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। आदमी दुबला पतला सा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
और जिसको देखो वही मुटियाया जा रहा है, मोटे हो रहे हैं। क्या हो गया भाई, फूले जा रहे हो, रुक जाओ। बोले जी पानी भी घी की तरह लग रहा है। और कुछ इतने सुखड़नाथ है, वो बोलो बाबा जी 1 क्विंटल घी खा गया छोरा और वजन टोपा नहीं बढ़ा। हाँ, कुछ ऐसे भी है जो भी इनपुट आउटपुट बराबर करके रखते हैं। मामला गड़बड़ है, लीवर गड़बड़ है लोगों की, किडनी गड़बड़ है, आंतें गड़बड़ हैं, हड्डियां गड़बड़ हैं, और आदमी सुख से जीना चाहता है। देखो चाहे राजसिक तामसिक सात्विक कैसी भी चेतना का व्यक्ति हो, कितना ही अच्छा और कितना बुरा व्यक्ति हो, फिजिकली सब फिट रहना चाहते हैं। योगी योग समाधि में पूरे फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, और भोगी इसलिए फिट रहना चाहते हैं कि ज्यादा भोग पाएंगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, फिर ये सब सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य जमीन जायदाद ये संपत्ति तो विपत्ति बन जाएगी, क्या खाक करेंगे। इसलिए सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। फिजिकल हेल्थ के बाद जो थोड़े और अवेयर है, मेंटल हेल्थ भी अच्छे रखना चाहते हैं। और ये हेल्थ तो एक बहुत बड़ा एक तंत्र है, फिजिकल मेंटल इमोशनल, फिर फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिर तो हेल्थ ही हेल्थ है। पॉलिटिकल हेल्थ, रिलीजियस हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, कॉर्पोरेट हेल्थ। आजकल हेल्थ बड़ा व्यापक रूप में प्रयोग होने लगा है। पहले खाली ये सोचते थे कि भाई इसका टल्ली पल्ली नहीं है, बीपी शुगर नहीं है, बुखार नहीं है, बस ठीक है, इतना ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य केवल इतना नहीं है। और इस पूरी स्वास्थ्य की संकल्पना को स्वस्थ धरा से लेकर के स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ देश और स्वस्थ दुनिया का सपना, ये पतंजलि का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इसमें पूज्य आचार्य श्री का बहुत बड़ा पुरुषार्थ चलता रहता है। तो हम तो आज भी 3 बजे से लगे हुए थे। तो आज हमारा थोड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान थोड़ा लंबा चल गया। तो पूज्य आचार्य जी बोले आज हम पहले यहाँ आस्था, फिर इंडिया टीवी, फिर गंगा जी के किनारे हमारा एक थोड़ा एक अनुष्ठान था। तो फिर सीधे आचार्य जी बोले अब जो है अब पूर्णाहुति होने वाली है। तो मैंने कहा चलो हम पहुँचते हैं पूर्णाहुति पर। और सच में ये जो प्रयास चल रहे हैं, पतंजलि का एक एक प्रयास सैकड़ों हजारों सालों के लिए देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। इस तरह के पुरुषार्थ चल रहे हैं। अभी तक खाली लोग योग का मतलब कैसे मजाक उड़ाते थे, वो टांग ऊपर नीचे करते रहते हैं। अरे तेरी वैसे टांग ऊपर हो रही वाली है, टांग ऊपर नीचे करते रहते हैं। टांग घुमाने से क्या होगा, पैर ऊपर नीचे करने से क्या होगा, फिर सांस ऊपर नीचे करने से क्या होगा। तो लेकिन चाहे हमारे आलोचक हो, चाहे हमारे समर्थक हो, चाहे कोई तटस्थ हो, सब एक बात तो कहते हैं, पूज्य आचार्य जी और स्वामी रामदेव काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, पतंजलि से काम तो ठीक ही हो रहा है, इतना तो कहने लग गए। और वो इसमें 1-2 दिन का नहीं, इसमें 30-40 वर्षों का सतत प्रयास और पुरुषार्थ है। और उसके आप कुछ तो इसके सहयात्री हैं, कुछ सहधर्मा हैं, कुछ सहयोगी हैं, कुछ अभी इस प्रक्रिया में जुड़े हैं। लेकिन यह कार्य बहुत बड़ा है और ये अच्छी बात है। आज मैं सुबह भी बोल रहा था, पहले हमको लोग बोलते थे ये बाबा जी ये लंगोटी वाला फटीचर ये क्या रिसर्च करेगा, इसका अपना कोई ठिकाना नहीं। अब दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पतंजलि में, दुनिया का योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पर अपनी जो सनातन ज्ञान परंपरा है उस पर अनुसंधान का केंद्र यहाँ पर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हमारी प्राच्य विद्याएं हैं उनका विश्वविद्यालय यहाँ पर है। शिक्षा का सबसे बड़ा, चिकित्सा का सबसे बड़ा, एक लीक से हट करके लोग जो है यथास्थितिवाद में विश्वास रखते हैं। माने नवाचार, कुछ नई दृष्टि के साथ संसार के लिए कुछ नया योगदान देने का जो काम है ना, उस दिशा में पतंजलि ने जो कार्य किए हैं उसमें अब भाई साहब जैसे हमारे जो है ठाड़े तगड़े आदमी भी जुड़ गए। तो अब जो है ये कार्य और गतिमान होगा। तो एक बार राजवीर जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और ऐसे देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक और जो जिनके जो एक विजनरी लोग हैं और जिनके भीतर एक बहुत बड़ा कुछ सपना है कि कुछ हम कुछ बड़ा दे करके जाए। बाकी तो लोग जो चल रहा है मैंने कहा ना यथास्थितिवाद, शिक्षा में, चिकित्सा में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सब जगह जैसा चल रहा है उसमें काफ़ी लोग संतुष्ट रहते हैं। उनको नया करना, नया कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य जी ऐसे हैं कि उनको नया नया इतना सूझता है कि वो यदि हम सब करने लगे तो हमें ही पगला जाएं। माने इतना नया नया सूझता रहता है।
तो एक बार पूज्य आचार्य श्री के इस नव सृजन के लिए, नई दृष्टि के लिए, नई दक्षता के लिए, नई दिशाएं देने के लिए और एक नए प्रतिमान घड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब ने इस कल से ही पूज्य आचार्य जी बता रहे थे, सब लगे हुए हैं। अब तो ये पूरा एक तरह से अब ये अनुष्ठान पूरा होगा। हम राष्ट्रपति जी इसके साथ ही आ रही हैं और हम भी जो है पहले बेंगलोर, फिर दुबई, फिर मुंबई और से होते होते और 2 दिन में आपके बीच वापस पहुंचा ही गए हैं। और ऐसे ही निरंतर ये जीवन तो एक चरे बेती की साधना है। और अभी तक हमको ऐसा लगता है जैसे हम हरिद्वार में आए अभी 5-7 दिन ही हुए हैं, माने हो गए हमको यहाँ लगभग 33-35 साल। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है बस अभी तो आए थे और अभी तो किया था और ये सब हो ही रहा है। और अभी जो हुआ है ये तो फाउंडेशन है। अभी तो देश और दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी भारत से, हमारे ऋषियों की प्राचीन विरासत से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। तो अब हम अगला चरण क्रॉप वेल्थ ऑफ इंडिया 4 वॉल्यूम में है। तो भास्कर जोशी तुम लोग भी आ जाओ, एक फोटो तो तुम्हारी भी कराता हूँ जितने तुम थे। तो ये 4 वॉल्यूम में है महाराज श्री, एक एक है। ठीक है, ये इनको एक वॉल्यूम, ये और है ना, ये एक वॉल्यूम है, ये दूसरा लीजिए। अब नहीं, दूसरा हम पकड़ लेंगे, तीसरा उनको दो। ले बेटा, बलवंत जी आप पकड़ो। तीसरा वॉल्यूम, ये चौथा, ये लो तीसरा, ये चौथा, ये 4 वॉल्यूम है वैसे। इनको आप पकड़ो, आप पकड़ो। ये एक ही पुस्तक नहीं है, 4 अलग अलग है, 4 वॉल्यूम में। ये भास्कर जोशी जी ये बैठे हैं, ये काफ़ी बड़े हमारे बॉटनिस्ट हैं। हाँ, तो ये इनकी टीम ने इसमें पूरा काम किया है, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद जी। तो ये आपको एक सेट दे के भेज रहा हूँ, 2 सेट। और नहीं, मैंने कहा इसको छपाओ, वहाँ से प्रिंट कराओ, प्रिंट करवा के पूरी जगह पहुँचाओ आप जी जी। आपकी तो पूंजी है। हाँ, नहीं पूंजी। ठीक है जी। अब एक एक पुस्तक नवहरित क्रांति श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद रूप सभी को प्रदान करेंगे। तो बस ये हमने मंगाया था, एक एक पुस्तक। चलो एक सेट ये पहले दिखा दूं, इसको भी एक पटा बेटा। ये भी छोटी मोटी नहीं है, ये अच्छी मोटी है, ये नवहरित क्रांति। और ये हम लोग ऑर्गेनिक क्रांति भी है, पतंजलि ऑर्गेनिक क्रांति। ये सबसे पहले आदरणीय हमारे डॉक्टर राजवीर सिंह जी को श्रद्धेय स्वामी जी अर्पण कर रहे हैं जी। ठीक है, ये डाल दे, लो डॉक्टर साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय कुलवंत जी को दे, जो मंच पर हैं पहले उनको दे दो, वो थैला दे दो बेटा। ये थैले में से कर दे, हाँ निकाल ऐसा, हाँ जी। आदरणीय मेहता जी खड़े हो जाओ। ठीक, अब नीचे से साइंटिस्ट को बुलाएं। आदरणीय डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स यूनिट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भोपाल। जोरदार करतल ध्वनि से सर का स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर टी.जे. पुराकायस जी, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ICAR IARI, न्यू दिल्ली। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर R.K. सेतिया जी, साइंटिस्ट, पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, लुधियाना,
आदरणीय डॉक्टर बलजीत सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सॉइल कंजर्वेशन, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर अजय नामदेव जी, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनल साइंस, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड। आदरणीय श्री अमाल चंद शर्मा जी, रिटायर्ड IAF ऑफिसर, पतंजलि स्टेट कोऑर्डिनेटर, आसाम। आदरणीय श्री चंदन लाल दास जी, रिटायर्ड IFS ऑफिसर, पतंजलि स्टेट कोऑर्डिनेटर, त्रिपुरा। आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी, KVK इंचार्ज, धनोरी, हरिद्वार। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर YS परमार, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन। श्री पंकज यादव जी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड। श्री संजय कुमार जी, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी, पूर्व कुलपति, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू। डॉक्टर GP राव जी, ISAR एमराइटस साइंटिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर JN रैना जी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सेवानिवृत्त, डॉक्टर YS परमार, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन। तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर गुलशन कुमार ढींगरा जी, डीन प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड। श्री अखिलेश डबराल जी, जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड। हमारे बीच में एक अतिथि हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री व पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि उनको शॉल व माला भेंट करके उनका स्वागत। डॉक्टर अंशु रानी पटेल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जोरदार तालियों से हम मैम का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री। तो अब आगे का जो सत्र है वो चलेगा। इस सत्र की पूर्णाहुति यहीं पर होती है। आप आगे के सत्र की जो भी व्यवस्था है उसका लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।